जी। जो पिछली मुलाकात हुई थी हमारी, जो बातचीत हुई थी, उसमें काफ़ी साथियों के कमेंट आए, बहुत सारे सवाल थे उनके। जी। और जो सबसे मुख्य सवाल था, जो सबसे मेन सवाल था, वो ये था कि देवेंद्र जी से ये पूछिए कि देवेंद्र जी बातें तो हर मुद्दे पे करते हैं, बट एक्चुअल में ये पहुंचना कहाँ चाहते हैं? ये चाहते क्या हैं कि लास्ट में, फाइनल में ऐसी दुनिया, ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ। इनकी डेस्टिनेशन क्या है? देखो भाई, इसमें तो अमित भाई आपको ना 2-3 पॉइंट्स पे बात क्लियर करनी पड़ेगी। पहली बात तो जो आदमी पूछ रहा है वो मुझे वहाँ लेके जा सकता है क्या? पहले तो ये उसकी भी पावर, उसके अधिकार क्षेत्र में है क्या? और दूसरी बात जो इसमें पूछ रहा हूँ वो ये कि वो सिर्फ क्यूरियोसिटी से पूछ रहा है या उसका कोई लॉजिक है? क्योंकि आपकी वीडियो सुन लेगा अगर कोई व्यक्ति, और यदि वो पूरे के पूरे जनता सरकार मोर्चा के थॉट प्रोसेस को जानना चाहता है, तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जो हम करते हैं उसमें उसको आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की वीडियो से बात नहीं बनेगी। वो आमने सामने बैठ के बात होती है, जब हमारे कुछ मुद्दों पर उसकी असहमति है बंदे की, तो ताकि उस बात को क्लैरिफाई कर सकें। तीसरी बात, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, अगर इस बात का एक मतलब आंसर दूँ मैं, अगर सिंपल सा, तो मेरी डेस्टिनेशन वो है जो मेरे पैदा होने का पर्पस है। मुझे इतना पता है कि मैं कंपनियों के लिए कमाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं ट्रैवल करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। तो मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ? मेरा पर्पस है इस धरती पर या इस सृष्टि में या इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं है। तो मेरा होने का मतलब क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। और जो मेरा मतलब है, जो मेरा मकसद है, उस मकसद तक पहुंचना चाहता हूं। और हर किसी का अलग है। जितने जीव जंतु है, जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी और ब्रह्मांड में चीजें हैं, उन सब का अपना अपना रोल है। तो इस सृष्टि में मेरा जो रोल है, मैं वो अदा करना चाहता हूं, और मेरा रोल अदा करके जो मेरा योगदान है वो देना चाहता हूं। ये किस रूप में मिलेगा? देखो, जो नौकरी है, मैं उसे एनर्जी एक्सचेंज से ज्यादा कुछ नहीं मानता। एक व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा दी समाज को आगे लेकर जाने के लिए। यदि उसके जीवन का मकसद वो काम करना नहीं है, आप पैदा हुए हो खेती करने के लिए, नौकरी लग गई आपकी पुलिस में, तो आपका अपनी ड्यूटी पर मन नहीं लगेगा। आप मौका ढूंढोगे छुट्टी कैसे ली जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जुगाड़ कैसे किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, फरलों पे रहा जाए, और फिर घर में जाकर खेती और अपने डंगरों को संभाला जाए। या आप जिस काम के लिए पैदा हुए हो आप वो ढूंढते रहोगे। तो मैं पूरी ज़िंदगी इस यात्रा में नहीं रहना चाहता। तो मेरा जो मकसद है उसको हल करने में कोई मदद कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम उसमें कर ही रहे हैं। रही बात कैसी दुनिया की, तो मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ, या मैं कह लीजिए मेरा सपना ये है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी संरचना, चाहे समाज की हो चाहे मेरे परिवार की हो, जो कुदरत के नियमों का उल्लंघन ना करती हो। सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए जो भी व्यवस्था बने, उस व्यवस्था बनाना, उस व्यवस्था को बनाना या उस व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान देना, ये मेरा प्राइमरी लक्ष्य है, ये मेरा प्रथम लक्ष्य है, उद्देश्य है। कौन से नियम हैं सृष्टि के जो मानवता के या अलग अलग स्पीशीज जितने के भी नियम अनुकूल हैं, हैं? बहुत सारे नियम हैं जिनके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती है। जैसे पहला नियम तो यही है कि आप धरती से पैदा हुए हो और धरती में ही मिल जाओगे, है कि नहीं? बिल्कुल। धरती तो आपसे पैदा नहीं हुई है। ये ऐसा सुनते हैं कि हर चीज का कंपोस्ट बन जाता है एंड ऑफ द डे। मैं ये कह रहा हूं, आप मिट्टी से पैदा हुए हो, मिट्टी ही मिट्टी में ही मिल जाओगे। हाँ। या पंच तत्व से बने हो हाँ। और पंच तत्व में विलीन हो जाओगे। हाँ। आपको जब विलीन करेंगे धरती बिल्कुल में मिल बिल्कुल। जाओगे या हवा में मिलोगे, या आपकी कुछ बदबू बन के, मतलब आप सड़ो गलोगे तो हवा बन जाओगे, बदबू बिल्कुल बन बिल्कुल। जाओगे, दूसरा जीव बन जाएगा। तो जो भगवान है, हाँ। यानी कि भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन, आ फॉर आकाश, व फॉर वायु, एन फॉर नीर, पानी, जी। तो जो पंच तत्व है उनसे बने हो। हाँ। तो
जब आप धरती से बने हो, धरती तो आपने नहीं बनाई है, फिर धरती को बेचने का और खरीदने का अधिकार आपको किसने दिया? तो जब आप धरती को बेचने और खरीदने की बात कहते हो तो ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। आप उसके इस्तेमाल का अधिकार रख सकते हो, आप उसका इस्तेमाल कीजिए मानव जाति और सृष्टि और समाज के उत्थान के लिए, ना कि आप अपनी भूख को शांत करने के लिए। फिर इसी तरह के दूसरे नियम हैं कि आप, ये वायु आपने पैदा नहीं करी है तो आपको कोई हक नहीं है इसको प्रदूषित करने का। ये जल आपने पैदा नहीं किया है, कोई हक नहीं है इसको प्रदूषित करने का। ये जो सृष्टि में जो जितनी भी वाइब्रेशंस हैं, जितने भी तत्व हैं, उनको डिस्टर्ब किए बिना अपने अस्तित्व में रहना और अपना योगदान दे करके यहाँ से चले जाना, ये वो नियम है। उसको नियम बनाने, ये तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी इसके ऊपर तो, लेकिन मूल में ये बात है कि उन चीज़ों को जो आपने नहीं बनाई हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना आप कैसे सरवाइव करते हैं। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस। तो इसके जो फलतः आप व्यवस्था परिवर्तन का जो विचार है वो यहाँ से आया, वो ये है कि यार सब कुछ तो बर्बाद कर रहे हैं हम, यहाँ से। उसके बाद गठन होता है जेएसएम का, हाँ, जनता सरकार मोर्चा जनता सरकार मोर्चा का। और अभी जो रिसेंट आपकी वीडियोस हैं, जो बातचीत हुई है, अभी क्या है, काफ़ी जो हमारे जो नए लोग हैं, जो नए दर्शक हैं, वो पूछते हैं कि जो निडर इंडिया अभी नया जो गठन जिसका किया गया है, हाँ, तो निडर जेएसएम, हाँ निडर जेएसएम, तो निडर इंडिया तो आपका यूट्यूब चैनल है, तो जो जेएसएम है या फिर निडर जेएसएम है, क्या देवेंद्र बलहारा जेएसएम में नहीं रहे, इन्होंने नया निडर जेएसएम बना लिया? अगर नहीं बनाया तो अभी क्या जो स्थिति है और इन दोनों में क्या फर्क है? देखो इसमें क्या होता है, जैसे पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही जनता सरकार मोर्चा में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग विंग्स हैं। जैसे हमारी किसान विंग है, भारतीय किसान संघर्ष समिति है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे विकास सिसर भाई है, विकास सिसर जी, ठीक है ना। तो वो हमारे किसान विंग को उन्होंने बोला कि हम जेएसएम की किसान विंग जो है वो ये बना लेते हैं, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम। मुझे एजुकेशन पर काम करना है, आप आयुर्वेद के आदमी हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी, यार मेरे को नहीं समझ में आता तुम्हारा काम, तो कोई बात नहीं, हम इस बैनर के नीचे कर लेते हैं। भाई वो कहता है कि कई बार कुछ सवाल कुछ लोगों के ये हो जाते हैं, फलाना नहीं दिखाई दिया जी, फलाना ढिमकाना नहीं दिखाई दिया जी, वो नहीं आ रहा काफी दिनों से आपके साथ। अरे भाई उसका तरीका और है काम करने का, मेरा तरीका और है। हमें अपने तरीके से काम करके समाज को जगाना है और उस मंजिल तक लेकर जाना है जो व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हमें लेकर के जाएगी, वो व्यवस्था जो प्रकृति के नियमों का पालन करती है और उनका उल्लंघन नहीं करती है। तो उसके लिए जो भी स्टेप उठाना पड़ेगा वो स्टेप उठा रहे हैं। तो जो निडर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, निडर इंडिया एक चैनल है मेरा, जो मेरा पर्सनल चैनल है, जिसके ऊपर हम लोग अपनी गतिविधियों को हम डालते रहते हैं। जनता सरकार मोर्चा एक मोर्चा है, संगठन ना हो करके। तो यदि किसी को एक पर्टिकुलर टीम में शामिल होना है, मान लो उनको ये लगता है कि यार देवेंद्र वाली जो विंग है या जो काम है उस पर हमें जुड़ना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लोन वाला मुद्दा था या पैसे वाला मुद्दा था, मुद्रा का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर काफ़ी साथियों में मतभेद था। वो कह रहे थे नहीं ये मुद्दा नहीं चलेगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहते हैं नहीं ये गलत है और हम इसमें साथ नहीं हैं। तो आपकी असहमति का सम्मान करते हुए एक व्यक्ति उसको आगे लेके जाने के लिए आगे वचनबद्ध होता है किसी के थ्रू। जैसे हमने घनश्याम वर्मा जी को बोला कि वर्मा जी मोर्चे में और कोई साथी तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट पहले से भी मालूम था और रामवृक्ष यादव का कॉन्सेप्ट भी मुझे पता था कि उनके साथ जो हुआ था जैसे गोलियों से भून दिया गया था, और मैं इसमें आपकी मदद करूंगा 100% और हम इसको लेकर जाएंगे, बल्कि इसको जनव्यापी आंदोलन का रूप देंगे। तो फिर उसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली। बाद में तो लोगों ने अपने अपने मतलब दुकानें खोल ली, फिर अपने अपने सिस्टम उनको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा फंड जनरेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे सवाल उठे। परंतु कुल मिलाकर के बात ये थी कि जिसको जैसे जो समझ में आए वो वैसे अपना योगदान दे सकता है। अब मान लो कल को किसी साथी को पसंद आया कि मुझे तो भैया राजनीतिक एक विंग बनानी है या राजनीति में पार्टिसिपेट करना है, तो जिस जिसका इंटरेस्ट है वो उस वाले विंग में शामिल हो जाए। इसी तरह से दूसरे मुद्दों के ऊपर कोई और काम करना चाहता है कि मैं
पर्टिकुलरली इस विंग पर काम करना चाहता हूँ तो वो कर सकता है। तो इट इज़ लाइक, तो जो निडर जेएसएम है वो भी उसी का एक हिस्सा है। ये क्लियर है कि जो जेएसएम है, जो जनता सरकार मोर्चा है, उसकी अलग अलग विंग्स हैं। उसकी एक एजुकेशन विंग है, हाँ, जिस पे आपको फोकस है, आप उसको संभाल रहे हो, जिसका नाम है निडर जेएसएम। और ऐसे ही किसानों की विंग है, और अगर कोई नया समाज सेवी साथी है, लीड करना कोई भी आना चाहे, मान लो आपका कोई संगठन है और वो जनता सरकार मोर्चा में आकर के वो हमारे साथ मुद्दों में खड़ा होना चाहता है और वो हमसे कोई मदद मांगता है, तो जहां हमारे को मुद्दा समझ में आता है, मान लो हम 20 लोग हैं, हम में से 4 लोगों को आपका मुद्दा समझ में आ गया और 16 को नहीं आया है, तो वो 4 का पार्टिसिपेशन हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। मतलब अलग अलग मुद्दों पर आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए हम इस चीज को, इस मोर्चे को इसीलिए हमने इस तरह से रखा है कि इसमें व्यक्ति अपने लीडर्स को खुद चुनेगा और जो लीडरशिप है वो नेचुरल तरीके से इवॉल्व होगी। बिल्कुल। तो जैसे एजुकेशन विंग की हम बात करते हैं, आप एजुकेशन विंग को, आपका जो स्पेशलिटीज रही हैं वो मोस्टली यही रही हैं, आप बच्चों को ट्रेनिंग और ये सब। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन की जो शुरुआत है छोटे बच्चे से, 4 साल 5 साल 6 साल, आज तो माँ बाप इस बात को लेकर ही कंफ्यूज हैं कि स्कूल में हमसे ये बोला जाता है कि टिफ़िन में ये खाना आना चाहिए, इस दिन को ये खाना आना चाहिए, और ऐसे कपड़े, इतनी ड्रेसेस रहेंगी। तो वो स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो शुरुआती शिक्षा है उसको लेके ही इतना कन्फ्यूजन है समाज में, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम हमारे बच्चों को किस स्कूल में डालें, तो कैसे सिलेक्ट करें वो अच्छा स्कूल। देखिए, ये जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन डाला यूनाइटेड नेशंस ने हमारे लोगों के दिमाग में। यूनाइटेड नेशंस में जब उनका एक WHO का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उन्होंने कहा हम आपके बच्चों की डेवलपमेंट, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, उसका डेटा रखना चाहते हैं कि भारत के जो बच्चे हैं वो उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। मैंने जब पहली बार इसके बारे में सुना इसी आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू, क्योंकि ये सारे के सारे 18 रजिस्टर आंगनबाड़ी वर्कर के अंडर होते हैं, आंगनबाड़ी इसी को कहते हैं, ICDS। आंगनबाड़ी का जो डिपार्टमेंट है उसका सारा पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है, यानी हमारी सरकार उसका एक भी पैसा नहीं देती है। तो यानी ये एक्चुअली विदेशी काम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंगनबाड़ी की कोई फंडिंग नहीं करती ना जी ना, एक पैसा भी नहीं। खाना पीना राशन सब है, वो सब सारा का सारा पैसा विदेशी फंडिंग होती है। तो वो विदेशी फंडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आपके बच्चों का रिकॉर्ड भी चाहिए और वो आपके बच्चों को की हेल्थ को और उनके थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या थॉट प्रोसेस मैनिपुलेट किया कि वो बताएंगे आपको कि बच्चों की डेवलपमेंट कैसे होती है उस देश के अंदर जहां पर महिलाएं अपना बच्चा खेत में काम करते करते जन्म देती थी। हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे गांव में कि खेत में काम करते हुए, घेर गितवाड़े में काम करते हुए या घर में खाना खाते हुए पेट में दर्द उठा और महिला ने अपना बच्चा खुद जन्म दिया। और दाई का तो नॉर्मल प्रोसेस हमारे यहाँ था। ये सारे के सारे जो बर्थ, जितने भी जन्म है वो सारे के सारे नेचुरल तरीके से हुआ करते थे। तो ये सारा का सारा मतलब हम लोगों को मालूम है। तो वो बताएंगे अब हमारे को आशा वर्कर के थ्रू कि तुमको सिजेरियन करवाने पड़ेगा, तुमको ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तुमको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। जहां पर दाई हाथ लगा करके ये बता दे कि कितने हफ्ते का बच्चा है, लड़का है कि लड़की है, क्या दिक्कत है, वो सारी बता देती थी। उस जगह पर आप ICDS जैसा बेवकूफाना प्रोग्राम लेकर के आए। दूसरे नंबर पर जब मानव शरीर बना ही नहीं है केमिकल्स के लिए, तो फिर उसके अंदर केमिकल्स डालने चालू किए। और तीसरे नंबर पर आपने अपनी खुफिया जानकारी अपने घर के पूरे स्ट्रक्चर को जो है विदेशी लोगों को देना चालू किया। और चौथे नंबर पर गांव के बड़े जमींदार की औरतों ने भी कटोरा उठाकर आंगनबाड़ी की चूरी लाना चालू किया। यानी कि गांव के बड़े से बड़े जमींदार को भिखारी बना दिया। इस तरह से माँ की, बच्चे की और दादी की और पूरे परिवार की मानसिकता को बदलने का काम ICDS प्रोग्राम ने किया। और इस प्रोग्राम के चलते फिर कंफ्यूज होना शुरू हुए लोग कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालना चाहिए। फिर स्कूल में डालने के लिए भी लोगों में कंपटीशन होने लगा, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा पर्टिकुलर स्कूल में जाता है और वहां जो फीस है वो 2100 रुपये है। तो माँ अपने बच्चे के बाप को बोलेगी कि क्या तुम अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते, क्या तुम इतनी फीस नहीं दे सकते? दे सकता हूं। तो फिर गांव के स्कूल में क्यों करवा रखा है, उसको शहर के स्कूल में भेजो। देखो उसका फलानी का बच्चा जाता है, रोज टाई लगा के जाता है,
टाइल चटपटर अंग्रेजी बोलता है। चटपटर क्या बोलता है वो अंग्रेजी में, राइम सिखा देते हैं, वो आकर के बोल देता है, घर वाले राजी, उनको समझ में कुछ आया नहीं कहा क्या है। तो बच्चा एक ऐसी परवरिश में चालू हो जाता है जहां ना वो हिंदी समझ पाता है, ना वो अंग्रेजी समझ पाता है, हरियाणवी बोलने को वो बेइज्जती समझता है, अपनी जड़ों से जुड़ने को बेइज्जती समझता है, और माँ बाप खुद अपनी जबान से अपने बच्चे को बोलना चालू कर देते हैं कि भाई गाँव में कुछ नहीं रखा है, खेती में कुछ नहीं रखा है, डंगरों में कुछ नहीं रखा है, और तुम्हें कुछ और बनना है। और फिर वो बच्चा कुछ और बनने चलता है, अपनी जड़ों से कट जाता है, फिर वो ना अपनी जड़ों का रहता, ना अपने परिवार का रहता, ना अपने गांव का रहता, ना अपने समाज का और ना अपने देश का। फिर वो भागता है समस्याओं से, पहले घर से भागेगा, फिर गांव से भागेगा, फिर शहर से भागेगा, फिर देश छोड़कर भागेगा। जमीन बेचकर जानी हो जमीन बेचकर जाएगा, गहने बेचकर जाना हो गहने बेचकर जाएगा, कर्जा लेकर जाना हो कर्जा लेकर जाएगा, गहने रख के, मतलब जमीन गहने रख के, हमारे यहाँ गिरवी रखने को बोलते हैं, उसको रख के जाएगा, जैसे मर्जी जाए उसे जाएगा। यानी फिर हम उसे एक ऐसा बच्चा बना देते हैं जो समस्याओं से भागना चालू कर देते हैं। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाना कि वो बच्चे को जीना सिखाए, जीवन के मकसद की तरफ लेकर जाए, बहुत जरूरी है। इसी को टारगेट लेकर के हमें चला था कि हम समाज में जागरण फैलाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा हमें रुक करके एनालाइज करना पड़ेगा। यदि तुमको लगता है कि ये रास्ता सही है तो कंटिन्यू रखो, यदि लगे कि ये रास्ता गलत है तो फिर इसको बदलो। बदलने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, ये काम आपको अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि गांव आपका है, बच्चे आपके खराब हो रहे हैं, तो इसको सुधारने का जिम्मा भी आप ही को लेना पड़ेगा। दैट वाज द कॉन्सेप्ट जिसके लिए मैं चला था। फिर ये जो कोशिश आपने की कि बच्चों को एक नए एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जाए, एक नई तरीके की उनको एजुकेशन दी जाए, उनको एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें वो इंसान बने, मशीन ना बने, रोबोट्स ना बने। नए तरीके की नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये नए तरीके की नहीं है, ये सही तरीके की है जो हम पहले करते थे। आप सोच कर देखिए, आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले, क्योंकि मेरी उम्र 45-46 साल की रेंज में आ गई, तो मुझे आज से 20-30 साल पहले का कॉन्सेप्ट पता है। जिस टाइम पे रामायण महाभारत आई थी, और मुझे याद है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी पड़ोसियों के यहाँ टीवी देखने जाती थी, और हमारे घर में जब टीवी आया तो पड़ोसियों की बेटियां भी हमारे यहाँ आती थी, और किसी भी परिवार को ये टेंशन नहीं होती थी कि हमारी बेटी पड़ोसी के यहाँ गई हुई है। आज आप बेटे को भी भेज करके सुरक्षित महसूस नहीं करते हो, तो ये बदलाव आया है। उस टाइम पूरे गांव में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होता था। जितनी बीमारी की खबरें हैं, ये बीमारी की खबरें वैसे ही फैली हैं जैसे आज के टाइम पे कोरोना की खबरें फैली हैं। यानी कि 2019 से लेकर के आज 2025 हो गया, पिछले 6 साल से डॉक्यूमेंट्स में कोरोना महामारी और पेंडेमिक चली हुई है देश के अंदर, डॉक्यूमेंट्स में। असलियत में कितनी है ये सबको पता है। अब आज से 40 साल बाद जब आपके बच्चे अखबार उठाकर देखेंगे 2019 से लेके 25 वाले, और टीवी की खबरें देखेंगे और हेडलाइंस देखेंगे, तो आपके बच्चों को क्या दिखाई देगा? कोरोना ने फिर दी दस्तक, फिर इतने केस मिले, इतने आदमी दाखिल हुए। उनको, आपको तो पता है आज के टाइम पे कि टीवी वाले, मीडिया वाले कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। आपके बच्चों को थोड़ी पता होगा कि आपको पता था, क्योंकि आपने तो कुछ लिखा ही नहीं इसके बदले में। अगर आप कुछ लिख भी दोगे तो आपकी सारी किताबें जब्त कर ली जाएंगी, मार्केट में मिलेगा ही नहीं वो साहित्य है। मतलब ये हो गया कि आपका साहित्य मिलेगा नहीं, तो जो उन्होंने नैरेटिव बनाया है वही बनेगा। इसलिए स्मॉल पॉक्स को लेकर के, दूसरी बीमारियों को लेकर के और चिकन पॉक्स को लेकर के जितने भी दावे जो WHO कर रहा है, आप उन्हीं दावों को सही मानने लग जाओगे। जैसे पोलियो वाला आंकड़ा था, आप कभी देखोगे उस टाइम पर, मुझे याद है हमारे घरों में सरकारी लोग आते थे और वो DDT छिड़क कर जाते थे। मैंने कहा जैसे फ्री में वो हमारे घरों में DDT छिड़क रहे हैं, वैसे ही वो हमारे खेतों में जबरदस्ती, जब कोई किसान नहीं डालता था तो खाद फेंक के चले जाते थे। और बल्कि यहां तक भी होता था कि किसान ले नहीं रहा है आपका जहर, उसको पता है कि ये यूरिया और पेस्टिसाइड बाहर वाला जो बेकार है, तो वो क्या गेम खेलते थे, सरकारी आदमी जीप में कट्टे भर के ले आए, और जो रास्ते में गोरी, जो हम कच्चे गोर होते थे, अब तो पक्की सड़कें बना दी इन लोगों ने, उस टाइम पे कच्चे गोर पे जीप खड़ी करके और खेत के ऐसे 10 फुट के दायरे पर वो फेंक जाते थे उसको, और उसी जमीन के कोने में उस कट्टे को दबा जाते थे, और वहां कोई निशानी लगा जाते थे।
फिर वो देखते जब वो, क्योंकि अब क्या होता है जैसे नया नया बच्चा है ना, जब वो जिम जाना शुरू करता है और बॉडी बनाना चालू करता है, थोड़ा कमजोर होता है, तो उसको कोई सलाह दे देता प्रोटीन खा ले, और या ये फलानी दवा खा ले, वो क्या बोलते हैं उनको, स्टीरॉयड खा ले। हाँ, मेरे मुंह से एंड्रॉयड निकलने वाला था। ये स्टीरॉयड खा ले। तो वो स्टीरॉयड खाने के लिए जब चलता है और थोड़े से दिन में, हफ्ते भीतर ही उसकी बॉडी के अंदर मतलब पूरी बॉडी बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी खाया नहीं होता। जैसे ही वो स्टीरॉयड छोड़ता है फिर उसकी बॉडी दोबारा से चूसे हुए आम के जैसी हो जाती है, और बाद में वो बच्चा एकदम खत्म हो जाता है, पूरा सिस्टम अंदर का ऑर्गेन्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही पहली बार जब उन्होंने खेत में वो डाला यूरिया, तो देखा उसने, किसान ने देखा जब फसल हो रही थी कि जो यहाँ इस 10 फुट के दायरे में तो बहुत जबरदस्त फसल खड़ी है, हरी भरी मुस्टंडी फसल, जैसे वो जिम खाया हुआ, वो स्टेरॉइड खाया हुआ बच्चा है, और बाकी की जो है वो नॉर्मल है जैसे सबकी है। तो फिर वो आता था किसान के पास बंदा, बोलता था तुमने देखा? बोला मैंने तो नहीं डाला। बोला ये देख कितनी अच्छी है। बोला हाँ ये तो बहुत बढ़िया भाई। बोला ये मैंने डाला। कब डाला? बोला मैं रात को डाल गया था। कैसे, सबूत क्या है? तो वो वहां पे दबा हुआ वो कट्टा निकाल के उसको दिखाता था, देख ये मैंने डाला था इतना। उसको अगली बार वो कहता है अगली बार तो मेरे को 4 कट्टे दियो, मैं सारी खेत में डालूंगा। तो ऐसा करके उसने अपनी जमीन को बंजर कर लिया पूरे प्रोग्राम के तहत। और सवाल क्या था? मैं तो सवाल भूल गया। सर बच्चों पे बात कर रहे थे हम लोग। हाँ नहीं, बच्चों पे तो बात कर रहे थे। इसको कंटिन्यू करते हैं सर। हाँ आईसीडीएस का प्रोग्राम, हाँ मानसिकता को बदलने पे बात थी, मानसिकता पे बदलने पे नहीं वो, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है तो मैंने जिसके साथ जोड़ना चाहूंगा वही जोड़ूंगा ना। वो जो मानसिकता बदली कि ये बाहर का आदमी हमको सही बता रहा है, हम अपनी जो सोच थी, जो हमारे सिद्धांत थे, जो हमारी मतलब हमारे कुछ मूल्य थे, जीवन के मूल्य, हमने अपने जीवन मूल्यों को कमतर और विदेशी लोगों को बेहतर समझना जब चालू किया, और जब हमारे टीवी के ऊपर खबर आई, जब टीवी पे पहले क्या आया, रामायण, महाभारत, शुरू में जो फिल्में आई, राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्में आई, बड़ी जेन्युइन, बढ़िया, ठीक, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते थे, सामाजिक मुद्दों के ऊपर बनाते थे, और हमको बचपन से पढ़ाया जाता था कि सिनेमा समाज का आईना होता है। तो हमको लगा कि यार ये चीजें तो जो टीवी में आ रही है तो असली हैं। तो इस तरह से वो जो टीवी के अंदर प्रोपेगेंडा चला, उस पर लोगों ने यकीन करना चालू कर दिया। तो ये जो खबरें थी, जो डीडीटी वाला जो मैंने बात शुरू की थी, जहां से आया था कि डीडीटी आपके घरों में छिड़की जा रही है, और मैं उस टाइम देखता था कि सरकार बड़ी चिंता करती है आपकी। फिर मैं आज देखता हूं कि जैसे जबरदस्ती डीडीटी छिड़की जाती थी, कहकर ये कि आपके मच्छरों को मारने के लिए है, क्योंकि मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा से होता है, बच्चों को बचपन से पढ़ा दिया जाता है। अब बच्चे सोचते हैं भाई बड़ा अच्छा काम कर रही है सरकार। इसी तरह से खेत में डीएपी यूरिया के ऊपर आपको सब्सिडी देना चालू कर दिया। इसी तरह से फिर उसी सरकार ने देखा कि ये तो मीडिया के माध्यम से खबरें चलाई, टीवी अखबार सबके घरों गांव जाने लगे, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो उनके घर में अखबार आते थे तो उनसे जानकारियां लेते थे, तो वो जो उसमें छपता था वो पूरे गांव में प्रचार करते थे, क्योंकि उनसे उनको फील होता था। अब उसके किसी घर में रेडियो है ना, तो मैच चल रहा है या फिर युद्ध चल रहा है, तो वो सारे बैठ के सुनते थे भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो एक नैरेटिव बना, लोगों ने टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर भरोसा करना चालू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में पोलियो बहुत है और हमको पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए पोलियो के इंजेक्शंस देने पड़ेंगे। पहले इंजेक्शंस आए थे, बाद में ये मुंह में डालने वाली दवाई आई। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ये रिसर्च नहीं किया कि जब डीडीटी छिड़का जा रहा था तब पोलियो के केसों में वृद्धि हो रही थी, यानी जिनके घरों में महिलाएं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, वो जो बच्चे पैदा हुए वही बीमार पैदा हुए, उन्हीं को पोलियो मिला मैक्सिमम को। बाद में उन्होंने डीडीटी का छिड़काव बंद कर दिया। देखो ना कमाल की बात, और पोलियो इरेडिकेट हो गया। मतलब पोलियो की दवाई तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे बटी। मैं वही कह रहा हूं ना, देखो पोलियो आया, पोलियो के इंजेक्शंस आए और डीडीटी आया। डीडीटी पहले आया, पोलियो उसके 9 महीने बाद, 6 महीने बाद आया, ठीक है, खबरों में अखबारों में। फिर पोलियो के इंजेक्शंस आए, डीडीटी बंद हो गया, तो पोलियो बंद हो गया। तो वो यानी उस डेटा को उठा करके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कोरोना आया तो इंजेक्शंस आए, लॉकडाउन आया, खेती के कानून आए, ढाबों के कानून आए, हाईवे के कानून आए, संसद के कानून आए, पेरिशेबल के कानून आए, दूसरे कानून आए, वो कानून आए, आपकी जमीनों का अधिग्रहण का कानून आए,
आपको कंट्रोल करने के सारे कानून आए, दुनिया से कर्जा लिया, लॉकडाउन लगा, नोटबंदी लगी, सरकार के खिलाफ हवा बनने लगी, तो कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद फिर कोरोना का इंजेक्शन आया और फिर कोरोना के बारे में वो परसेप्शन बनने लगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि एक नैरेटिव जो चलाया जाता है, ये देखना पड़ेगा कि सरकार ने आपको जिस जिस चीज के ऊपर सब्सिडी दी है वो सारी चीजों का भुगतान आपके बच्चों को ब्याज समेत देना पड़ा है। और ये जो इंजेक्शंस के ऊपर की बात करते हैं हम लोग कि सरकार के ऊपर यकीन करने वाला, ये वैसा ही नैरेटिव चलाया जाता है। अब एक आपके पड़ोस में, आपकी जानकारी में कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है पक्का, जो पहले आपसे 100 रुपए मांगेगा, वो आपको अगले दिन दे दूंगा कह करके अगले दिन वो वापस भी दे देगा। फिर हफ्ते का कह करके वो आपसे 500 या 1000 या 2000 मांगेगा। फिर महीने का कह के 5000 मांगेगा कि अगली सैलरी पे दे दूंगा। फिर वो फसल का कह करके आपसे 20,000 भी मांग सकता है। और फिर वो थोड़े दिन फिर वो आपसे 1 लाख लेगा, और वो सिर्फ आपसे नहीं लेगा, आपके जैसे 100-200 लोगों से 1 लाख लेगा और फिर वो गायब हो जाएगा। फिर वो कहेगा है नहीं है। आपको तो वो अपने 1 लाख दिखाई दे रहे हैं, उसके पास तो 1 करोड़ इकट्ठा हो चुका है 100 लोगों का। मतलब ये ऐसे हो गया। तो वो जो 1 लाख लेने के लिए वो दिए जाते हैं, तो जो कोरोना का इंजेक्शन लगाने के लिए, स्वाइन फ्लू का लगाने के लिए, बर्ड फ्लू का लगाने के लिए, एड्स का लगाने के लिए, टीबी की दवाई देने के लिए, दूसरी चीजों की दवाइयां देने के लिए, पहले उन दवाइयां और इंजेक्शंस के लिए आपको भरोसा तो दिया जाएगा ना। ये नैरेटिव को समझना पड़ेगा आपको। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि वो जो आईसीडीएस का नैरेटिव है जो बनाया है हमारे बच्चों के लिए कि ये वाली पढ़ाई अच्छी, ये वाली नौकरी अच्छी, ये वाला जीवन अच्छा, ये वाला शहर अच्छा, ये वाला यूनिवर्सिटी अच्छी, ये वाला कोर्स अच्छा, ये वाली मतलब वो गाड़ी अच्छी, ये वाले कपड़े अच्छे, वो नैरेटिव हमारे मूल सिद्धांतों को तोड़ने के लिए बनाए गए। और यही बात हमको समाज को समझानी है कि आपका मकसद तो देख लो क्या है। जो काम आप पूरा उम्र कराया है आपने, मान लो कोई 60 साल का आदमी है, उसे कोई कहे कि बताओ तुम्हारी अचीवमेंट क्या है, क्या गेन किया आज तक। मान लो आपने कोई काम किया है, आपकी उपलब्धि क्या है। आप देखोगे यार उपलब्धि मकान, गाड़ी, कपड़े, बच्चे की फीस, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है यार। ये होता है जी, ये भी नहीं कर पाते। मतलब ये इसके लिए जद्दोजहद में लगे पड़े हैं। जीवन में यही करने आए थे क्या? आपका बच्चा पैदा हो गया तो आप पहले से लिस्ट बना के रखिए कि बेटा तुमने इतनी, ये गाड़ी तुम्हारा टारगेट है, ये घर तुम्हारा टारगेट है, या आप सिर्फ इतना सोचते हो कि बच्चा हमारा खुश रहे। माँ बाप केवल इतना सोचते हैं कि बच्चा खुश रहे, और उस चक्कर में वो उसको उस गलत दिशा में लगा देता है। उसको लगता है कि ये करके खुश होएगा, और अल्टीमेटली वो पता नहीं किस अंधे कुएं में मुझे डाल देते हैं। इतनी बातें सुनने के बाद एक बड़ा अहम सवाल दिमाग में आता है। हाँ, ये जो भी कॉन्सेप्ट, जितनी बातें हमने की हैं अभी तक, इसका एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, जो सोचने की प्रक्रिया है, वो ही गलत है। और वो इस ऐसे गलत नहीं है कि हमारे बच्चों की गलत है या हमारी गलत है, ये इंजेक्टेड है पुराने समय से भाई। प्लानिंग के तहत ये फिल्में, टीवी, ये नैरेटिव बनाते हैं, अखबार। अभी जो एक जो स्वतंत्र सोच होती है ना कि भाई ठीक है, अब ये आज तक जो हुआ ये हुआ, अब हम इसको पूरे सिस्टम को रीसेट करके हमारी सोच को नए तरीके से, या हमारे बच्चों की सोच एटलीस्ट ऐसी ना हो, नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। तो ये एक्चुअल जो ये बेस थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, कैसे इसको लोग शुरू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, भाई इस कदर इंजेक्ट हो चुका है। ये जो जड़ है, जो सोच है, सोच से ही सब कुछ चलता है। इसको रिवाइव या रिफाइन करने का क्या तरीका है? हाँ ठीक हो, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। बहुत कम लोग इस लेवल तक जा पाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, और जब भी कोई गांव का आदमी हो और जिसको भी ये बात सही लगे कि यार देवेंद्र जो बात कह रहा है सोचने लायक तो है, एक बार दिमाग पर जोर देकर केवल इतना सोचो कि बताओ हमारा जीवन एक दूसरे से कंपटीशन करके ज्यादा बेहतर होगा या एक दूसरे का कोऑपरेशन करके बेहतर होगा? एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में हम लोग ज्यादा अच्छा जीवन जी पाएंगे या कोएग्जिस्टेंस में? कोएग्जिस्टेंस में बाहर का आदमी हमारे लिए ज्यादा अच्छा सोचेगा या वहां रहने वाला आदमी हमारे लिए अच्छा सोचेगा? हमारा घर वाला सोचेगा। यदि परिवार वाले लोग और पड़ोस वाले लोग, अगर इसमें आपको प्राथमिकता देनी हो तो आप किसको प्राथमिकता देंगे?
परिवार को प्राथमिकता देंगे। परिवार में भी अगर 4 भाई रहते हैं तो अपने वाले परिवार को अपनी पत्नी अपने बच्चे को देंगे, दूसरे नंबर पर देंगे, फिर हम पड़ोस को देंगे। ये तो है प्रतिस्पर्धा की जीवन। अब अगर इसको मैं ये बैठकर मानने लग जाऊं कि अमित भाई एक काम कर लेते हैं, मैं आपके बच्चे के लिए कर देता हूं, आप मेरे बच्चे के लिए कर दो। जैसे अभी हमने एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया है, पिछली ट्रेनिंग में हमने एक नया विजन दिया और एक बात कही। मैंने कहा एक काम करो, मैंने बोला हमारा टोटल खर्चा 4,000 रुपये आया है या 40,000 रुपये आया है। इस 40,000 रुपये में हम 100 लोग थे तो हमारे हिस्से में आए 400 रुपया पर हेड। आपके वाला किसी और ने दे दिया है, तो आपको अपने लिए देने की जरूरत नहीं है, आप किसी और का स्पॉन्सर कर सकते हो। आप एक आदमी का स्पॉन्सर कर दो या 2 आदमियों का कर दो या 4 आदमियों का कर दो। अल्टीमेटली यदि आप 400 रुपया देते हो तो प्रैक्टिकली तो वो आप अपना ही दे रहे हो, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को ये दे रहे हैं कि आपने अपने हिस्से का नहीं देना, आपको देना तो दूसरे का देना है। कहने का मतलब है यदि मैं आपके बच्चे को और अपने बच्चे को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर ना बनाऊं और एक दूसरे को सह अस्तित्व में देखना चाहता हूं, सहयोग की भावना के साथ में मैं इसको आगे लेके जाना चाहता हूं, तो मैं केवल वो व्यवस्था बनाने के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपके बच्चे को भी उसके जीवन का मकसद मिल जाए और मेरे बच्चे को भी मिल जाए। और उसके बाद हम गांव के 2 लोगों को बात समझ में आ गई तो फिर हम तीसरे चौथे आदमी से बात करना चालू कर देते हैं। मैं अगर गांव में 1000 घर हैं, आप थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए, यदि हम 2 लोग शुरू करते हैं, आप कहते हो कि देवेंद्र भाई मैं एक आदमी रोज जोड़ूंगा इस टाइप का, जो आदमी इस टाइप की सोच रखता है, और मैं एक सोच आदमी जोड़ूंगा, तो अगले दिन हम 4 हो गए। अब ये 4 लोग मिलकर के अगले दिन कहते हैं कि अब हम जो हैं इस काम को आगे बढ़ाएंगे। पहले दिन में हम 2 हैं, दूसरे दिन में हम 4 हैं, तीसरे दिन में हम 8 हैं, अगले दिन में हम 16 हैं, अगले दिन में हम 32 हैं। ऐसा करके आप महीने भर में पूरे गांव को अपने साथ उस वार्ता में शामिल करने लग जाओगे। हम करते नहीं है, दिक्कत ये है। एक आदमी से तो बात करनी है खाली, जितने लोग भी जनता सरकार मोर्चा से या जहां भी जुड़े हैं, कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। यार ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी थॉट प्रोसेस का आदमी ना मिले। अरे आप मान लो कोई बंदा है, चोर है, वो चोर ढूंढ रहा है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको चोर ना मिले, और जो कोई अच्छा आदमी है उसको अच्छा आदमी ना मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वो अपने जैसे लोगों को ढूंढ करके एक अपना समाज के ऊपर नियम बनाना चालू करे कि एटलीस्ट हम तो शुरू करके देखते हैं, और रोज एक आदमी जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच में झूठे लोग भी आएंगे, मक्कार भी आएंगे, एक दूसरे को धोखा देने वाले भी, सब तरह के लोग आएंगे, इसको मानकर चलते हैं हम, लेकिन शुरुआत तो होगी। और उसके बाद हम बैठकर एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। उस व्यवस्था की सबसे मूल लाइन एक होगी कि हम सत्य पर चलेंगे। सत्य की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो सबका भला करता है। यानी हम कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएंगे जिसमें समाज के किसी भी तबके को छोड़ा जाए और पूरे परिवार के किसी भी अंग, यानी ना बुजुर्ग को छोड़ा जाए ना बच्चों को, बल्कि बच्चे, महिला और बुजुर्ग प्राथमिकता में रखे जाएं, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो जिम्मेदारी लें कि हम इन तीनों के संरक्षण का काम करते हैं। और एक सिस्टम तैयार करें कि सामाजिक ताना बाना इस टाइप का बनाएं जिससे जो व्यवस्था हम चाहते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, कोई कंपनी नहीं करेगी, कोई वकील, जज, तहसीलदार, एसडीएम कोई नहीं करेगा। सो इस पर बात करें, बहुत सारी कमियां आएंगी। इसके लिए आपको बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़ी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी नीयत यह हो कि आपने किसी को चीट नहीं करना है, सिर्फ आपकी नीयत यह हो कि आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और इसका एक नियम है, प्रवासी आदमी आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं करेगा। भाई मान लो यूपी का आदमी है या बिहार का आदमी है या महाराष्ट्र का आदमी है या राजस्थान का आदमी है, सबका कल्चर अलग अलग है। मान लो बिहार के 100 लोग आपके गांव में आकर रहना चालू कर दें या आपकी कॉलोनी में रहना शुरू कर देंगे, तो वो बिहार की कल्चर को वहां ले आएंगे और आपकी कल्चर उससे अलग है, तो कल्चर्स का झगड़ा होना शुरू होगा। तो मतलब क्या है कि वो वाले लोग वहां चालू करें, ये वाले लोग यहां चालू करें, और हम इस माइग्रेशन को रोकें। क्योंकि जो पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देगा वो पेड़ कभी फल फूल नहीं सकता, वो जहां का नेटिव है। हाँ, तो जो उस गांव का आदमी है ना, वो गांव में कभी चोरी नहीं करता। हाँ। आपने देखा, मतलब मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं गांव, मतलब कि भाई जो चोर थे और पूरे डिफाइंड चोर थे, 10 नंबरी भी थे, उन्होंने कभी गांव में चोरी नहीं की।
गांव का आदमी गांव की लड़की को कभी गलत नजर से नहीं देखता। नशे वाले नशे भी बाहर बेचते हैं। हाँ, नशे वाले नशा भी गांव में नहीं बेचते हैं। इसलिए आपको मैक्सिमम चीजें इस बात पर फोकस करनी पड़ेंगी कि माइग्रेशन ना हो, क्योंकि अगर आपके गांव के लोग या आपके इंडिया के लोग यहां की प्रॉब्लम्स को देख करके यहां से बाहर भागना चालू कर देंगे, मान लो आप जाके कनाडा में रहना शुरू कर दिया, आपने टोरंटो में रहना शुरू कर दिया, टोरंटो में ये कॉलोनी आप भारतीयों की बसा लोगे, और ऑब्वियसली आप यहां से समस्या से भागने वाले लोग हो तो वहां समस्या पैदा कर दोगे, क्योंकि आप जैसे हो आप वही काम करोगे ना। आप जहां भी हो, आप चोर हो तो चोरी करोगे, आप खराब काम जो काम नशा बेचते हो तो नशा बेचोगे, और आप एजुकेशन पे काम करो तो एजुकेशन पे करोगे, यानी आप जो भी काम करते हो आप वही करोगे। तो अल्टीमेटली हमको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हमें सोल्यूशन का पार्ट बनना है, ना कि प्रॉब्लम का। तो ये बात हमको सोचनी पड़ेगी, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना। हाँ, तो सोच को रीसेट करने का जो तरीका है वो ये है कि जो अपनी जो जड़ें हैं, जहाँ के आप नेटिव हो, जहाँ के निवासी हो, उन रूट्स में जाओ आप वापस। हाँ, उसके बिना तो कोई बात बनेगी नहीं। अब मैंने अपना गांव चूज किया, यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। हाँ, अगर कोई अभी चाहे, जैसे हमारे देश में सीजन्स भी 6 हैं, और लोग इतने अभी सक्षम नहीं है कि हर चीज का वो जो है सामना कर पाए। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं सर्दी गर्मी का सामना नहीं कर पाते, चीजें मटेरियल उनके पास इनफ नहीं होता। तो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो है ये सब कर पाना किस हद तक संभव है? क्योंकि लोगों के पास आज वो बीच में लटक रहे हैं, ना तो वो नेटिव रहे ना वो मॉडर्न हुए, तो ना तो उनको अपने रूट्स का पता, ना उनको कम्प्लीटली मॉडर्नाइजेशन का पता है। तो जो बीच में अभी फंसे हुए हैं वो इस चीज को मटेरियलिस्टिक दुनिया में क्या वो अप्लाई कर पाएंगे? क्या वो निकल पाएंगे इस जाल से? आप अपना गांव छोड़कर शहर गए, आपको गांव छोड़े हुए 5 से 10 साल हो गए हैं, एक बार एनालाइज करिए, यही जिंदगी सोचकर आए थे क्या? ऐसा कोई नहीं सोचता। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ना सोचता तो ना सोचे, मतलब ये सोचता नहीं है बंदा कि तू सोच के क्या आया था और तू जी क्या रहा है। मैं तो इसीलिए तो हमें सोच बदलने के लिए तो पहले तो रुक, देखो आप सही रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर हो, रुक करके किसी पड़ोसी से पूछना पड़ेगा ना, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके हाथ में जीपीएस पकड़ा दिया, तो आपको लग रहा है कि जीपीएस कह रहा है तो चलते रहो। जीपीएस कभी भी आपको ये नहीं कहेगा तुम गलत रास्ते पर आ गए, नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। जीपीएस क्या करेगा, आपने टर्न करना था राइट, और आप ना आपने टर्न करना राइट, जीपीएस कहेगा चलता रहे, आगे 30 मीटर के बाद आपको राइट टर्न करना है, या मतलब वो आपको अगले किसी और रास्ते से ले जाएगा, नया रास्ता ले जाएगा। वो लंबा भी हो सकता है, और हो सकता है वो रास्ता बना ही ना हो। बहुत जगह तो गाड़ियां ऐसे ही पुलों से नीचे उतर गई हैं जीपीएस के चक्कर में। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि वहां रहते किसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए, अनुभवी व्यक्ति से, तो वो आपको वहां का रास्ता बता सकता है कि भाई या तुम गलत रास्ते पर आ गए, अब तुम सही रास्ता पकड़ लो, और इस रास्ते कुछ नहीं रखा है। अनुभवों का जिक्र, हमने अनुभवों का फायदा उठाना तो बंद कर दिया है। तो मैं जो बात कह रहा था कि एक बार बैठ करके चिंतन कर लो, यही करने आए थे क्या? यदि ये नहीं करने आए थे तो फिर अगर और कितने साल में आपको उम्मीद है? मैं नहीं कहता हूं आप अभी के अभी मेरे कहने से छोड़ दो, कुछ तो रखोगे, 2 साल 4 साल 5 साल। अभी जो हालत है उसको एक बार अपनी कॉपी पर लिख लो। अभी मैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हूँ, स्वास्थ्य को लेकर बहुत खर्चा हो रहा है, परिवार में इतने सारे झगड़े होते हैं, ये पुलिस वालों ने तो चालान काट काट के ऐसी कर रखी है, चारों तरफ नशा ही नशा है, यार बिजली का बिल भी नहीं भरा जा रहा है। एक बार लिख लो, उसके बाद देखो कि मैं इस हालात को सुधारना चाहता हूँ अगले 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में। अरे मैं कब कह रहा हूँ कल ही बदल दो, मैं तो कह रहा हूँ एक बार देख तो लो कि सही चल रहे हो क्या। यदि आपके हालात सुधर जाएं, कोई बात नहीं, आपके यहाँ नशा कम हो जाए, अपराध कम हो जाए, प्रेम बढ़ जाए, समाज जुड़ जाए, परिवार जुड़ जाए, आप स्वस्थ रहने लगे, आप खुश रहने लगे, चारों तरफ हैप्पीनेस हो, तो वैसे ही रहिए। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हो रही है तो यार रुक के बदल लो, जगह ढूंढ लो क्या तरीका है। अपने बच्चों को भी इसी गलत में लेके, इसी नरक में लेके जाओगे जो इसी तरह अपराध बढ़ता रहा, इसी तरह माइग्रेशन बढ़ता रहा, इसी तरह नशा बढ़ता रहा, इसी तरह बीमारियां बढ़ती रही, समाज टूटते रहे, परिवार टूटते रहे, तो जाओगे कहां यार। अभी जो दिल्ली जैसे शहर है, मुंबई है, मुंबई की शहर कहां है धारावी यार, बस्ती नरक है नरक। धारावी है जैसे, बहुत बड़ा स्लम एरिया है, और मोस्टली गवर्नमेंट के लीगल काम इलीगली वहीं होते हैं। अरे तो अभी जो इस तरीके की जो ये माइग्रेशन हुए हैं,
हम तो बात करते हैं कि विदेशों से लोग हमारे देश में आ गए, बांग्लादेशी आ गए, बट जो ये अंदर का माइग्रेशन है, ये पूरा जो जिस व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे हो, ये उसका बेस है। इसके बिना व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इन लोगों तक जेएसएम का पहुंचने का क्या प्लान है? भाई मेरा तो कोई प्लान नहीं। देखो मेरी तो लिमिट है। एक तो पंगा ये हुआ, मेरे को दिए 2 ही टांगे बस राम जी ने, एक ही मुंह दे रखा है और 24 ही घंटे हैं। इसमें जितना बन पड़ रहा है उसमें तो रुकते नहीं अपन। इसमें तो मतलब घर में बैठे हो तो भी यही प्लान करते रहते हैं, ये करना ये करना, ये ऐसे कर दें, वहाँ से भी बात पहुँचाना, इधर से भी बात पहुँचाना, उधर से भी पहुँचाना, गाँव में भी जाना, मीटिंग्स भी करना, ट्रेनिंग्स भी करना, लोगों को समझाना, खाप वालों से मिलना, किसानों से मिलना। हमने तो नहीं छोड़ा भाई किसी को भी। अब अगर और लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, साथ नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। पर मान लो उस स्लम से, उस एरिया से उन माइग्रेशन वाले लोग जब मिलते हैं, वो मिलकर देखो क्या है, उन माइग्रेशन करने वाले लोगों को मतलब ये बता दिया गया कि तुम जिस जगह पर रहते थे वहाँ तो ज़िंदगी जो है वो नरक जैसी थी, और यहाँ ज़िंदगी के अच्छे होने के आसार हैं। नरक ही है उनकी ज़िंदगी। आप जाओगे ना शहर में तो और बुरा हाल है। वहाँ कम से कम परिवार में बैठ के हंसी ठट्ठा तो था, पेड़ तो था बैठ के जिसके नीचे आप बातें कर लो, कुछ कर लो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ तो प्योर था, अपनी गाय, अपनी भैंस, अपनी बकरी कुछ थी, उसका दूध तो मिल जाता था। यहाँ तो कचरा ही कचरा है, प्योर कबाड़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी ना समझ आए। जैसे राजीव भाई ने जो काम किया, उनका तो मुकाबला नहीं हो कर सकता दुनिया में कोई भी, क्योंकि उन्होंने तो अपना आखिरी अंतिम बलिदान दे दिया। लेकिन उनके मरने के बाद जो उनका विचार फैला वो बड़ा गजब था, वो स्पीड बड़ी गजब थी। तो क्या पता वो इस विचार को जो लेके चल रहे हैं, उनके मरने का इंतजार समाज कर रहा हो कि यार ये तो आदमी लगे रहे इसी विचार के साथ में और हम समझ ही नहीं पाए। बात तो ठीक थी, जरूर थोड़ी आज समझ में आ जाए। हमने कहा तुम्हें वहाँ ठोकर लगेगी, नहीं समझ रहा है कोई, ठोकर लगने के बाद आ जाएगी कि यार बात तो ठीक कह रहा था, ठोकर लगेगी, लग गई, कभी तो आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो तय आपको करना पड़ेगा ना, आप किस तरफ की बात करोगे। 2 तरीके हैं, समाज का नाश हो लिया, कुछ नहीं रखा है, कोई किसी की नहीं सुनता, सब पैसे के पीछे पड़े हैं, ऐसे रोते रहो। दूसरा, हमें करना होगा, कोई और नहीं आएगा, हमारी समस्या है, हमारे बच्चों के लिए करना है, ये भी बात कर सकते हैं। डिपेंड आपको कर, दोनों चीजें पता है आपको, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। हम दूसरे वाले पे लगे हुए हैं, हम उस पे नहीं लगे हुए। जितने दिन लगेंगे नहीं लगेंगे, नहीं लगा हमने कोई यार, जब हम ऊपर से आए थे, जब परमात्मा ने हमको बनाया था, ये थोड़ी कहा था तुमको ये करना है। हमें प्रेरणा आई, हमने काम शुरू किया, हमसे जहां तक चला जाएगा चले जाएंगे, गाड़ी को इससे आगे अगले वाले लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएगा ना लेके जाए, जब निपट लेंगे यहाँ से तो फिर क्या रहना। अभी कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस थोड़ी कह रहे हैं मेरे वाले मुद्दे को लेके जाओ। एक बड़ा अहम सवाल है, और ये मेरा सवाल नहीं है पर्सनल, ये दर्शकों का सवाल है। मैंने सैकड़ों कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं, और सवाल नहीं है, उनको क्लैरिटी की जरूरत है। वो बोलते हैं कि जो जनता सरकार मोर्चा है या जो देवेंद्र जी हैं, ये बोलते हैं या फिर ऑनलाइन हम इनकी वीडियोस देखते हैं, बट जब साथ खड़ा होने की या फिर प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो वहां पे नहीं दिखते। ये कौन लोग हैं? ये परेशान हैं, सिस्टम से परेशान हैं। तो ये इस तरीके के जो सवाल हैं ये क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि जनता सरकार मोर्चा की अगर हम वीडियोस देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत जगह लोगों के पास वो गए हैं, चाहे उनके जमीन का विवाद था या कोई घर की कुड़की हो रही थी यहाँ, तो वहां पे जाते हैं। तो ये जो सवाल आता है कि भाई जब जरूरत होती है तो वहां पे, ये मतलब देवेंद्र बलहारा का एक साफ साफ बयान ये मिलता है देखने को उनके अनुसार कि देवेंद्र बलहारा का कहना ये है कि भाई मैं तो रास्ता बता दूंगा, करना आपको पड़ेगा, करने हम नहीं आएंगे। तो ये स्टेटमेंट है जो इस बात को मजबूत करती है कि साथ नहीं खड़े होते। देखो मुझे आपने कोई काम ऐसा नहीं दे रखा है कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए बाध्य हूँ, नहीं हूँ ना। समाज के ये कड़वी दवाई नहीं पीना चाहता ना सर कोई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने समाज के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए हम ये करने के लिए आए हैं और हम ये करना चाहते हैं। बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, हमें एक बात का पता चला है, तुम पहले इस बात को जान लो, यहां तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है,
अब मेरे पास एक सवाल है, चलिए मैं आप ही को, उन्हीं लोगों को मैं ये सवाल बोल देता हूँ। देवेंद्र बलारा एक है, उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, मान लेते हैं हम 100 लोग ऐसे होंगे जो या 200 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे, आप 1000 ही ले लेते हैं, 1000 लोग ले लेते हैं जो मतलब पूरे डेडिकेटेड हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि एक तो फोन आ गया मुंबई से कि मेरा घर कुड़की होने वाला है, एक फोन आ गया राजस्थान से, एक आ गया हिमाचल से, एक आ गया हरियाणा में ही 4 जिलों से अलग अलग। अब मैं इन 1000 लोगों को कैसे डिवाइड करूं? पहले ये बताओ कि किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ नहीं जाना है। और वो जाएंगे तो उनका खर्चा कौन देगा, और वो क्यों जाएं अपना घर छोड़ करके? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, वहां का आदमी ही उस समस्या का समाधान करेगा। बाहर से आया हुआ आदमी, मान लो कोई आदमी, यार एक आदमी को फोन किया, उसने देवेंद्र बलारा को फोन किया, मेरा घर कुड़की होने वाला है, मैंने कहा मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, इसको भर के और भेज दो, और पहले हम कागज देंगे, उसके बाद हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। वो बोलता है मेरे को मोबाइल चलाना नहीं आता, अब ये भी मैं करूं? तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम, जो आप ऐसा बोलते हो वो इसलिए बोलते हो कि आपका भला आपसे ही होगा, आपके पड़ोस करेगा यार, आपका गांव करेगा यार। आपने अगर पूरी समाज में 20 लोग भी नहीं कमा रखे, तो जो मैंने आदमी कमा रखे मैं उनका शोषण करता रहूं क्या? मैं उनका दोहन थोड़ी करता रहूंगा कि तुम अगर वो मेरे कहने से घर से निकलते हैं तो मैं उनको कहूं कि तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। मैं क्यों कहूं भाई? यार उनको, जिसको लगता है ये लड़ाई में मुझे सिर फंसाना है, भाई मैं अकेला तो आ सकता हूं, और मैं अकेला भी एक दिन में एक समय पर एक ही जगह पर हो सकता हूं, लेकिन समस्या तो एक समय में एक जगह पर 1000, 2000, 5000 जगह पर है। मैं कहां कहां जाऊंगा और हमारी टीम कहां कहां जाएगी? वो लोग इसलिए हमने बनाए, तैयार किए हैं, वो इसलिए जोड़े हैं कि वो और लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में एक दूसरे का साथ आए। तो आप भी उसमें साथ आकर के वो एजुकेशन लीजिए, वो ताकत लीजिए, उनमें से लोग कमा लीजिए, उनसे समझ लेकर के अपने पड़ोस में कमा लीजिए, कहीं कमा लीजिए। अगर आपने आदमी नहीं कमाए हुए तो वो भी मेरी गलती है क्या? अब जो आपकी नेक्स्ट एजुकेशन क्लासेस हैं, हाँ, जो 3 दिन का आप ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो कब है? हमारा प्लान है 20, 21 और 22 को, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसलिए हमने एक नंबर दिया था, जो नंबर करण का नंबर दिया था हमने अभी, 99919, आगे क्या है जो आगे आगे बता, मैं अभी आपको नंबर बता देता हूँ, आपको उस नंबर पर मैसेज करके और अपनी बता देना है कि हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं। वो आपको एक ग्रुप में ऐड कर देगा, उस ग्रुप में आपको जानकारी हो जाएगी। कुछ लोग तो इतने कलाकार हैं, वो ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, ट्रेनिंग में आएंगे नहीं, लेकिन मैसेज कर दिया है, फिर कहेंगे 3 दिन नहीं आया जाएगा, एक दिन आ जाते हैं, आखिरी पहले दिन आ जाते हैं, और ट्रेनिंग में आकर के भी मतलब वो कुछ और ही करते रहते हैं, अपने काम करने आ जाते हैं, उधर के काम निकाल लेते हैं। किसी के पास समय अगर नहीं है, उसमें भी गलती हमारी थोड़ी ना है, या कोई अगर इतनी समझ भी अपनी नहीं डेवलप कर रहा है तो उसमें भी गलती हमारी थोड़ी ना है। बहुत सारे मुद्दे हैं अमित भाई, जिसमें हमारे समाज के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है इन सब काम करने के। हमको एक बात समझ आइए कि इतनी तक की मदद हम कर देंगे, यदि सबके काम हमने शुरू कर दिए तो हम टूट जाएंगे। मैं जो समझाऊं, मैं ये समझाऊं, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आपका जो भला है वो आपसे होगा। आपको उसके लिए एजुकेटेड होना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, और खुद अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज, अपने पड़ोस के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले मैं आपको करण का नंबर दे देता हूँ। आप ये बोलते हो कि भाई हम नहीं, हम ठेकेदार नहीं, आप करोगे। 9919111784, 9919111784। मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूं, ये नंबर है 9991911784, करण का नंबर है। मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूं, मुझे बोलना है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, मुझे बोलना भी आता है, चीजों की समझ भी है, कुछ किसी को दर्द नहीं है, अकेले को काम करना हो कोई टेंशन नहीं है, ग्रुप को काम करना उसके लिए मदद चाहिए कि समाज की, उसको चलाने के लिए समाज का ही सहयोग चाहिएगा। उद्योगपतियों से भी ले सकते हैं, उनके हिसाब से बोलना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियों से भी ले सकते हैं, फिर उनके हिसाब से बोलना पड़ेगा। वो हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग कहते रहते हैं यार हमारी मदद करो, हमारी आर्थिक सहायता करो। नंबर हमारा जेएसएम से जुड़ने का भी, और अगर आर्थिक सहायता करने तो वो भी 9518170000 है।
अकेले तक कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप को काम करना है तो ये है। ग्रुप को ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, इतने लोग जुड़ गए हैं, हमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है समाज को कि जनता ही सरकार है, और तुमने ये विचार आगे लेके कोई भी आदमी लीड करके आगे बढ़ना चाहता है तो हम उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आपके गांव के लिए आप करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे गांव के लिए मुझे करना पड़ेगा। तो मैं अपने गांव में, गांव फफड़ाना में प्रैक्टिकल इसके ऊपर काम कर रहा हूं। हम 3 बार अपने गांव में जा चुके हैं 4-4 दिन के लिए। अपने 70 लोग, यानी अगर इसे एक दिन का काम माने तो 70 लोगों ने 6 घंटे वहां पर इतना टाइम लगाया है। उन सारे के सारे साथियों ने पूरे गांव के प्रत्येक घर में जाकर के अपने इस मिशन के बारे में बताया, लोग जोड़े, लोगों को अवेयर किया। ये पहला स्टेप था जो हम कर चुके हैं। दूसरे स्टेप पर अभी मैं 14 और 15 तारीख को, यानी कल और परसों, आज अगर क्योंकि 13 रिकॉर्ड हो रहा है जब ये, तो 14 और 15 तारीख को मैं अपने गांव में फिर मोहल्ला मीटिंग करने जा रहा हूं इसी मुद्दे पर। सोचो, मैं पिछले 2 महीने से परमानेंट अपने गांव में बैठा हूं, डेरा जमाए। हर बुधवार को वहां जाता हूं, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार वहां रहता हूं। फिर उन लोगों, फिर मंडे और ट्यूसडे में वो काम करता हूं जो पेंडिंग रह गए थे, फिर बुधवार फिर वही काम चालू हो जाता है। अगर हम इस पे लगे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम है मेरा गांव कब समझेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो आप अपने गांव पे क्यों नहीं कर लेते भाई? और मुझे नहीं पता, देखो मैंने मेरे गांव पर काम किया 1 महीना, तो मेरे गांव में 40 परिवार ऐसे हैं जो हर मतलब मूवमेंट में हमारे साथ खड़े हैं। तो अगर 40 फैमिलीज हमने जोड़ दी, मुझे नहीं लगता कि 40 फैमिली थोड़ी होती हैं एक गांव के अंदर। और अभी ये आंकड़ा 100 पे जब चला जाएगा, 100 परिवार जुड़ जाएंगे, तो पूरे गांव तक संदेश जाने में कितना टाइम लगेगा? तो हम इसको आगे तक लेके जा सकते हैं। गांव में ट्रेनिंग प्रोग्राम कर देंगे, गांव में चीज़ों को समझा देंगे, इंजेक्शंस के बारे में भी बता देंगे, लॉकडाउन के विषय में भी बता देंगे, ये जितनी बीमारियां इनके बारे में बता देंगे, फिर जितने बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए इनसे बता देंगे। तो मैं अपने गाँव में बता दूंगा, आप अपने गाँव में बता दो, वो अपने गाँव में बता दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और पूरे के पूरे देश के अंदर जागृति का एक पूरा जंगल खड़ा हो जाएगा। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बैंकिंग सिस्टम का भी जिक्र है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सिस्टम के बारे में जो आपके विचार हैं वो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे अब जाने लगे हैं। मैंने एक क्लिप भी देखी थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, वो आमिर खान जी बोल रहे थे हाँ कि जो नोट है ये प्रॉमिसरी नोट है, में ये पैसा नहीं है। हाँ हाँ। तो आपकी एक बुक भी है, रुपया मूल्य का मापक या और शोषण का साधन देना, जरा मुझे बताओ। साधन। हाँ, तो इसमें आपने उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी है, बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, और एक क्लियर स्टेटमेंट आप देते हो कि जो नोट है, हालांकि लोग मानते नहीं है, ये एक्चुअल में शोध का विषय कि वो किताब पढ़ें और समझें कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है लॉजिकली। आप ये क्लियर बोलते हो कि ये जो नोट है ये प्रोमिसरी नोट है और इसकी जो है वैलिडेशन नहीं है कोई। अगर हम सर्च करें, वैसे तो इंटरनेट भी आपके अनुसार इन्हीं का है, यही रन करते हैं, तो ये जो व्यवस्था है, जो ये प्रोमिसरी नोट्स वाली, ये यूएसए है, यूके है, या जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं जितनी, इन्होंने भी अपनाई है, और इसी व्यवस्था के आधार पे बहुत सारी कंट्रीज रन कर रही हैं। तो इसमें कमी क्या है? देखो, अगर आपने किसी को 100 रुपये दिया, आपको 100 रुपये के बदले सामान मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? देखो, ये जो सवाल है ना, ये कमेंट्स में मैंने बहुत, आप इसको ऐसा बोलिए, अगर आपने 100 रुपए का नोट दिया, हाँ नोट दिया, तो 100 रुपए के बराबर नोट दिखा दीजिए। ये किताब का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इसके लेखक हैं घनश्याम वर्मा जी, और मुझे इसका सह लेखक होने का सौभाग्य उन्होंने दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैं अभी रखते हैं और मैं बताता हूँ आपको। इसको आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो swdeshiHut.com SWADESHI.com पे जाकर के आप इसको खरीद सकते हैं। शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ किताब आ जाएगी। अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप 100 रुपए का नोट आपने दिया, तो 100 रुपए के बराबर की वैल्यू का सामान आपको मिलना चाहिए। यदि वो मिलता है फिर तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। यदि वो 100 रुपए का सामान नहीं मिलता है फिर तो ठगी है ना जी, बिल्कुल। तो 100 रुपए क्या है पहले ये बता दो। यदि वो 100 रुपए का नोट है
100 रुपए का प्रॉमिस है, उस पर गवर्नर ने बोला कि मैं धारक को 100 रुपए देने का, अदा करने का वचन देता हूँ। 100 रुपए तो एक्चुअल में जो बैकअप है, बैकअप है ना, वो क्या है? गोल्ड है ना। तो वो गोल्ड कितना है? 15 रुपए की वैल्यू है 1 तोला सोना। इस हिसाब से 1 रुपए की जो वैल्यू है 777 मिलीग्राम गोल्ड। 1 तोला होता है 11 ग्राम और 664 मिलीग्राम। आपके 1 रुपए की वैल्यू है 777 मिलीग्राम सोना। 777 मिलीग्राम सोने की आज की बैंक नोट में वैल्यू है लगभग 1 लाख रुपया। यानी आपके 1 लाख रुपए के नोट उतना सोना खरीद पाते हैं जितना आपका 1 रुपए की वैल्यू है। ये सही है। इसका मतलब आपको, आपने जो कमाया वो भारत का रुपया सोचकर कमाया, लेकिन आपको दे दिया इंग्लैंड का बैकअप वाला ब्रिटिश रुपया के नोट, बैंक नोट, आरबीआई का। ये इसमें मेंशन है, बिल्कुल मेंशन्ड है। सारे कानून, सारे नियम, सारी आरटीआई, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सबने क्या कहा। अब आप एक बात बताइए, हमने यहां इसमें एक पॉइंट डाला हुआ है जिसमें आरटीआई की जानकारी में भारत के ये देखो आप इसमें 20 नंबर पेज पर जाएंगे यदि आप, तो 20 नंबर पेज पर आपको क्या मिलेगा। यहां वो कह रहे हैं, खुद अपने आप से कह रहे हैं, वो ये कहते हैं वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आपके पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि आपका जितना भी नोट आपने छापा ये इलीगल है। तो ये जो बुक है, हाँ, ये उन साथियों के लिए है जो सवाल उठा रहे हैं। यानी कि जब आप 1 लाख रुपया देते हो, मैं 15 रुपए के बराबर, मैं शुरू में गलत बोल गया, वो 1 रुपया बोल गया, मैं 1 रुपया बोल गया, वो तो गोल्ड ही है, हाँ नहीं वो गोल्ड ही है, लेकिन वो 1 रुपया बोल गया ना, 15 रुपया। यानी असलियत में जब आप 1.25 लाख रुपया जब आप देते हो तो उसकी असल वैल्यू जो है वो 15 रुपया है, रुपए के नोट जब आप देते हो। थोड़ा सा, यानी कि इसको आप ऐसे लेके चलते हो कि 10,000 रुपए का जितना सामान लाते हो आप बाजार से, 10,000 रुपए में हम ये मानकर चलते हैं कि लगभग एक क्या आता है 10,000 रुपए में, कुछ भी अनाज, कोई भी सामान ले, 10,000 का जो अनाज आता है, असल में वो 1 रुपया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 10,000 रुपए के नोट और 1 रुपए की है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 1 लाख रुपए अगर मेरे पास है और उस 1 लाख रुपए के बैकअप में गोल्ड है, हाँ, अगर वो बैंक में पड़ा है और उस गोल्ड का प्राइस इन्फ्लेट होता है, वो बढ़ता है, तो वो मेरा पैसा 1 लाख क्यों रहा, वो भी फिर बढ़ना चाहिए साथ में। बढ़ रहा है, एक्चुअल में यही बोल रहे हो, बढ़ रहा है ना, लेकिन वो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा 1 लाख रुपए ना 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 ना। हाँ देखो, हाँ इसको आप ऐसे समझो, जैसे कि इसको आप थोड़ा और एंगल से समझा देता हूं, एक दूसरा एंगल ले लेता हूं। 8 नवंबर 2016 से एक दिन पहले 7 नवंबर को हम 5 लोग बैठे हुए हैं, सबके पास 10-10 लाख रुपए के नोट हैं, बैंक अपने बैग में भरे हुए हैं। सबने कहा कि हम इन नोटों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैंने खरीद लिए 10 लाख रुपए का सोना, आपने खरीद लिया 10 लाख रुपए की भैंस, आपने खरीद लिया 10 लाख रुपए की जमीन, उन्होंने खरीद ली 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर, और उनके 10 लाख रुपए कैश पड़े हैं। अब देखो कमाल की बात, 8 नवंबर को हो गई नोटबंदी, सारे नोट थे 500 के और 1000 के। नोटबंदी होते ही गोल्ड के रेट बढ़ गए। वो जो उस टाइम पर जो रेट थे, जिस टाइम पे नोटबंदी हुई है, मेरे ख्याल से उस टाइम पे गोल्ड का रेट लगभग 30-40 हज़ार रुपए के आसपास रहा होगा। 30 इसके बीच में था, यही था, मैं उस याद है मुझे, 30 और 40 के बीच के आसपास था। अभी वो लगभग लाख सवा लाख के आसपास पहुंच गया है 24 कैरेट का। यानी मैं ये मानकर चलता हूं कि 3 गुना के करीब हो गए हैं। यानी मेरे तो 30 जो 10 लाख रखा था, अब तो अगर मैं उसी गोल्ड को जो मैंने खरीद रखा था, वो तो इतना ही पड़ा ना भाई, जितना लिया था मैंने उस टाइम पे उतना ही पड़ा है। अब मैं उसको लेने जाऊं तो वही नोट मुझे अब तो मिल रहे 30 लाख है, तेरे की 30 लाख रुपए के। आपने भैंस खरीदी थी 2016 से लेके अब तक 5 बार ब्याह चुकी है वो, एक साल में एक बार ब्याती है, फिर
अगली ब्याने जाओगे हो जाती है। यानी अब वो एक भैंस आपने खरीदी थी अगर उस टाइम पे, मैं सिर्फ 10 लाख में जितनी खरीदी थी, 5 हो गई, एक की 5 हो गई होंगी 5 साल में, तो 10 लाख की 5 गुना हो गई है 5 से, तो अब आपको मिलेगा 50 लाख का सामान। यानी अब जो भैंस है उनको अगर आप अब बेचते हो तो अब आपको 50 लाख मिलेंगे। तो यहाँ पे उसने जमीन खरीदी थी, वो जमीन अगर हाईवे के नजदीक थी तो क्या पता अब वो 10 करोड़ की हो गई हो, और अगर वो गांव में थी तो थोड़ा बहुत बढ़ तो अभी भी गई होगी कन्फर्म है, उसको भी ज्यादा नोट मिलेंगे, जमीन उतनी है, आपका सामान उतना ही है, मेरा सामान उतना ही है, लेकिन आपको अब उसके बदले में ज्यादा नोट मिल रहे हैं। वो जो भाई ने ट्रैक्टर खरीदा था उसकी कीमत घट गई, वो सेकंड हैंड हो गया, अब वो 10 लाख का खरीदा अब वो 4 लाख में मिलता है, वो धन नहीं है, वो अब वो निर्धन हो चुका है। और ये जो 10 लाख रुपए बैठे थे इनका तो जीरो लिया, वही 10 लाख अगर इन्होंने अभी भी रख रखे हैं नोट, तो वो आज जाकर के जाओ उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, ना भैंस मिले, ना सोना मिले, ना कुछ मिले, लेकिन मेरी भैंस के बदले भी सामान मिल जाएगा, मेरे सोने के बदले भी मिल जाएगा, मेरे ट्रैक्टर के बदले भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और जमीन के बदले भी। यानी कि अब आपको यह देखना है कि इसमें से धन कौन सा है और फ्रॉड क्या है, बस। तो धन तो धन ही रहेगा मेरे दोस्त, उसकी वैल्यू नहीं कम हो सकती कभी भी। धन धन वही उसी को कहेंगे जिसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो रुपया या पैसे स्टोर करने की बजाय आप उससे कुछ एसेट खरीदो, धन खरीदो ना आप। हाँ, असली धन नोट से धन खरीदो। असली धन क्या है? सेहत, धन है परिवार, धन है आदमी, धन है पशु, धन है जमीन, धन है सूरज, रोशनी, हवा, फ्री टाइम, टाइम इज मनी जिसको कहते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, परिवार ही सबसे बड़ा धन, संतान से बड़ा क्या धन। सुने होंगे यार ये शब्द, आपने सुने ही नहीं आपने? इंस्टा और सोशल मीडिया पे जो है ये समय तो लिया जा रहा है लोगों का। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आपका सब कुछ लूटा जा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब अगर इसको व्यवहारिक और लीगल तरीके से आपको समझना है तो ये किताब है। हाँ, लीगल समझना, ये समझ लो, वैसे समझना, वैसे मूल्य का मापक या शोषण का साधन। बिल्कुल। और अगर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं हम, तो अभी एआई का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अकॉर्डिंग टू देवेंद्र बल्हारा एआई इज ए बिगेस्ट फ्रॉड एवर, कि आपको इस तरीके से कंट्रोल कर लिया जाएगा, डेंजर भी साथ आप सोच नहीं सकते। तो एआई जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसका जो जनक है, जहां से ये उन्होंने खुद ही बोला है ये कहां से हुई है और इसका एम क्या है, ये किस किस तरीके से इफेक्ट करता चलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को, और सोशली और इकोनॉमिकली आपको कहां खड़ा करेगा ये ले जाके। देखिए, नेचुरल जो थॉट प्रोसेस है उसको समझ लिया इन्होंने, इंसान की थॉट प्रोसेस को, और उसको कंट्रोल करने के लिए ये उसको आर्टिफिशियल थॉट्स देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के आए कि हम अपने थॉट्स दे दें। जैसे टीवी जो चलता है उसका आपके समाज पे क्या प्रभाव होता है वो चेक करते हैं। मीन्स कि आप अपनी सोच को बंद करो सोचना, और जो जैसा वो कह रहे चाहते हैं वैसे सोचो। वो जो लिखा है उस पे आप बिलीव करोगे कि ये सच है, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत। बिल्कुल, मैं जो बोल रहा हूँ, यानी देखो, सरकार ने कभी आपको पढ़ाया नहीं, किसी इकोनॉमिस्ट ने आपको पढ़ाया नहीं रुपया क्या होता है, किसी ने बताया नहीं धन क्या होता है, किसी ने भी नहीं बताया, और सब उसको रुपया मान रहे हैं, जो चीज रुपया है ही नहीं है। इतना समझ लो, बस यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, कि किसी भी तरह से ऐसा माहौल बना दिया जाए जब आप अपने आसपास के लोगों पर यकीन ना करो, बल्कि आप चीज़ों पर यकीन करने लग जाओ। आप अपनी सेहत को छोड़कर ऐसी चीज़ के पीछे लग जाओ जो कि शून्य है, जो कभी भी शून्य हो सकती है। एक दिन एक दाढ़ी वाला आदमी टेलीविज़न पर आएगा और बोल देगा कि तुम्हारे जो ये नोट हैं ये नकली हैं, ये कल से कूड़े का ढेर हो जाएंगे, जो पहले भी बोल चुका है। एआई भी इसी तरफ लेके जा रही है, ये उसी तरफ लेकर के जा रही है, थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, कैप्चर भी कर रही है, कंट्रोल भी कर रही है, यहाँ तक कि आदमी को भी कंट्रोल कर रही है और आदमी को रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है। अदर साइड ऑफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बात करें सर। क्या? अभी तक हमने बात की समस्याओं के बारे में, ये जो दौर बीता है, इतने साल दशक गए हैं हमारे, क्या कुछ अच्छा भी हुआ है हमारे देश में आपके अकॉर्डिंग, और हुआ है तो क्या हुआ है? आदमी को ये एहसास होने लगा है कि सत्यानाश हो चुका है, और कुछ अच्छे लोग निकल करके खुद घर से बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ ये अच्छा हुआ है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जो ये इतनी टेक्नोलॉजी आई है और
आप देख रहे हो कि आधुनिकरण हुआ है, इतनी सुविधाएं लोग लेने लगे हैं, ये चीजें सही नहीं है? सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम यदि कोई दर्शक, कोई सुनने वाला, कोई लिखने वाला, कोई साइंटिस्ट, कोई नेता, कोई बता दे जिससे आपकी सेहत सुधरी है, जिससे आपका समाज सुधरा है, नशा कम हुआ है, सामाजिक दूरियां घटी हैं, परिवार अच्छे हुए हैं और आप खुश हुए हैं, कोई एक टेक्नोलॉजी का नाम बता दो। पर्यावरण का नुकसान ना हुआ हो और आपका समाज सुधरा हो, कोई एक टेक्नोलॉजी। और इस दौरान जैसे बताओ, आप बता दो। मैं तो यही समझता हूँ, जितना मैं समझता हूँ कि हेल्थ है, जैसे आज बीमारियां नहीं है, बीमारियां नहीं है तो इलाज भी मिला है उनका। बीमारियां नहीं है, बिल्कुल। ओ भाई गांव में जाओ, अपने तो गांव में गए थे, एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर नहीं आप ओ भैया जी देखो देखो, बीमारियां नहीं है, नहीं आपने बोला बीमारियां नहीं है, देखो ये रहा मेरे गांव का आंकड़ा 1800 घरों का, कितने गया, रुक जा, ये रहा हेल्थ पे जो टोटल खर्चा है 9 करोड़ 35 लाख रुपया है। सर मैं कुछ और बोल रहा हूँ, बताओ जो बोल रहे हो वो बोलो, दोबारा सुनो। बीमारियां नहीं है, न्यू। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा मैंने सोचा नहीं है, नहीं बीमारियां नई है, नई बीमारी आई है, नई बीमारी आई है। तो फिर ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ? उसके साथ साथ सर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए हाँ, काम तो यही है ना कि जो लोग सोचते हैं। ठीक है। नई बीमारी आई है, बट लोग इस बात से खुश हैं कि उनका इलाज भी है। क्या कोई एक बीमारी बताओ जिसका इलाज है? आज तो लोग ये मानते हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं। बताओ ना। अमेरिका जाते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं, अमेरिका जाना पड़ता है, बीमारी यहाँ आई और इलाज कैंसर वहाँ अमेरिका में होगा। इलाज बड़ी बीमारियों के वहाँ होते हैं, जैसे बड़ी छोटी भी होती है बीमारी। बिल्कुल। अरे शरीर को डिसीज, जिसको शरीर को तकलीफ है, छोटी हो या बड़ी हो, यार दांत में दर्द हो जाए उसको छोटी बीमारी मानते हो आप? हॉस्पिटल जाओगे ना, वहाँ पे बुखार वाले को अलग जगह है, और जिसको मान लो कैंसर का पेशेंट है उसको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। हॉस्पिटल वाले कौन है पता है? हॉस्पिटल वाले तो दो है, या तो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल की तनख्वाह किससे चलती है? जितने लोगों का वहां पे एंट्री होती है। और प्राइवेट अस्पताल की किससे चलती है? जितने मरीजों को काटा जाता है। तो यानी कि आपको बताया जाता है कि आपको बीमारी हुई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी लैब है, वो टेस्ट करता है, डायग्नोस्टिक लैब है। मैं बैठा एक दिन उसके पास, मैंने बोला तुम्हारे टेस्ट की ऑथेंटिसिटी कितनी है? बोला पूरी है। मैं कहा कितनी एक्यूरेट रिपोर्ट है? बोला एक्यूरेट रिपोर्ट होती है। मैंने कहा मैं अगर वो ब्लड, अगर मान लो मैं अपना ब्लड का शुगर टेस्ट कराने लग जाऊं, मैं अगर अपनी 10 उंगलियों से तुमको 10 शुगर की टेस्ट किट के ऊपर अपना एक एक ब्लड का वो दूं, बूंद दूं, तो 10 की 10 की सेम आएगी या अलग आएगी? बोला अलग आएगी। 10 की 10 अलग आएंगी, चांसेस हैं कि अलग आए। फिर कौन से वाली सही है? मेरी कौन सी है इनमें से? सारी तेरी है। मानू कौन सी कि मेरा ब्लड शुगर कितना है? बोलो लगभग आसपास ही आती हैं। अरे भाई आसपास तो आती है, तो एवरेज निकाल लो। हाँ, तो तुम्हारे वाली टेस्ट रिपोर्ट और पड़ोस में एक लैब है वहां पे करवा लो तो सेम आएगी? बोला ना, तो भी अलग आएगी। कौन सी बीमारियों की? सब बीमारियों की सब लैब पे अलग रिपोर्ट आएगी। फिर असली कौन सी मानो भाई? बोला जिस पर ट्रस्ट हो। इसका मतलब बीमारी का डायग्नोज ही गलत है पहले नंबर पे तो। ठीक है, आपने कैंसर के मरीजों को ठीक होते हुए देखा होगा। एलोपैथी आज तक एक भी कैंसर का मरीज ठीक नहीं कर पाई, एक भी शुगर के मरीज को ठीक नहीं कर पाई, एक भी पैरालिसिस के मरीज को ठीक नहीं कर पाई, एक भी हार्ट के मरीज को ठीक नहीं कर पाई, एक भी किडनी के मरीज को ठीक नहीं कर पाई। एक बार डायलिसिस आ गई तो जिंदगी भर मतलब सारा कुछ लुट के ही पेंडा छुटेगा। कैंसर वाले की भी कीमो होते होते लास्ट मर के ही पेंडा छुटेगा, या तो शरीर का अंग निकालना पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो जाए, आज तक एलोपैथी में किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हुआ। और कमाल की बात यह है कि ये जो हरामखोर जो 100 साल से पहले थे ही नहीं कहीं पे, ये उल्लूपैथी कहाँ थी 100 साल पहले? इससे पहले बीमारी भी नहीं थी। इतना कॉमन सेंस मर गया हमारा कि ये आए तो नई बीमारी आई। गांव में अगर पुलिस चौकी आएगी ना जिस दिन, उसी दिन से वहां नशे की तस्करी चालू होएगी गांव में, क्योंकि वो तस्करों का सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी बनती है। आपको ये समझना पड़ेगा। तो मतलब मेरा कहने का ये हो गया कि आपकी बीमारियां आई नहीं हैं, मान लो कि लाई गई है।
नहीं मानते हो तो कभी तो आपके मानोगे। अकॉर्डिंग जो यार 1 करोड़ रुपए में जिसकी एमबीबीएस होती होगी वो चाहेगा कि आप ठीक स्वस्थ रहो, वो तो चाहेगा आपकी किडनी भी खराब हो, आपका हार्ट भी खराब हो, वो तो नीचे से ऊपर तक हर बीमारी चाहेगा आपको हो जाए, तभी तो आप उसके अच्छे कस्टमर बनोगे, इसी बात पे तभी तो उसका पैसा पूरा होगा। बड़ी शानदार बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक डॉक्टर की वीडियो देखी थी, हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ, वो खुद ही बता रहा था कि यार हम लोग कोई सेल्समैन थोड़ी ना है, आदमी काटते रहते हैं, हमें टारगेट मिलते हैं हाँ, कि इतने सिजेरियन करवाने हैं, इतने पेशेंट वहाँ चाहिए, इतने ओटी में जाने चाहिए, और बकायदा डेली मीटिंग होती है सुबह शाम कि आज इतने लोगों का सिजेरियन करवाना ही करवाना है, चाहे आदमी का काटना पड़ो मोटा पेट देख के। हाँ, ये हमारी हेल्थ। जरूरी नहीं है कि लुगाई ही काटनी है, कुछ का मोटा पेट दिख जाए उन्हें काट दो, हो गया भाई। और मैं बताऊं, मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा है गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में, कि पता मेरे पे मुकदमा कर दे, नाम लूंगा तो वो बोला ताऊ, मेरा दोस्त है तो छोटा है मेरे से, बोला ताऊ मैं बताऊं, मतलब हम लोगों को जो डीन है, क्योंकि वो कॉलेज भी है तो वो जो और चेयरमैन है, वो मीटिंग लेता है सुबह सुबह डेली, और एक लाइन कंफर्म बोलता है सारी मीटिंगों में, मरीज की बीमारी नहीं देखनी, मरीज की जेब चेक करनी है कितनी का है, जेब देख के बीमारी बतानी है उसको। और जो लेके जितना लेकर आओगा, तनख्वाह तुम्हारी इससे नहीं निकलती, तनख्वाह जेब से निकलेगी, बीमारी से नहीं निकलती, इलाज से नहीं निकलती तुम्हारी तनख्वाह। ये हेल्थ, इस नेक्सस को आप मतलब आप छोटा सोच रहे हो, इसको आप सीधे टकराओगे ना। लाला हरामदेव को भी रगड़ दिया था इन्होंने, वहां आईएमए खड़ी हो गई थी उसके खिलाफ, माफी मांग के भागना पड़ा था जब उसने कहा कि कोरोना वरोना कुछ नहीं, मैं इलाज दे दूंगा। इसलिए डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकती, ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी गांव से, रसोई से, खेत से। ये जो आप इतना खुलकर बोलते हो, और अभी आपने थोड़ा सा ये बताया कि जहाँ पे पुलिस चौकी खुलेगी वहीं नशे की तस्करी होगी, तो ये कानून व्यवस्था की थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। आप इतना खुल के बोलते हो, इस वजह से कभी आपको लीगल चैलेंजेस या मुकदमे वगैरह नहीं झेलने कोई ना, जेल में जावा, कदे शो को नोटिस आ जाए, रोज शाम ने पता नहीं कहाँ कहाँ गोली मारने के धमकियाँ भी आवे। अभी भी आ रही है? अभी तो मेरा नंबर पे मैसेज देखता हूँ तो जिस दिन उस दिन कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होते हो? विचलित तो तब होएंगे ना जब हमारे को पता ना हो, आने से पहले पता नहीं था कि ये करना है। हमें तो पता था ना कि आसान है, एक दुकान खोल के बैठ जाओ और लोगों को काटते रहो, झूठ बकाते रहो, लोग कटने के लिए तैयार हैं, लोगों को समझाओगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सो नहीं रहे, सोने का नाटक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे हो सकता है झल्ला के वो आपके ऊपर ही टूट पड़े, हो सकता है कि वो आपका ही नुकसान कर दें। ये तो पता था, पर हम लोगों को पता नहीं किस मिट्टी के हम लोग बने हुए हैं, जिनको पता होते हुए भी हमको यही देखना पड़ता है कि भाई जो सही है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। जॉब भी छोड़ दी आपने, गवर्नमेंट जॉब थी, आज लोगों का सपना होता है, और इस तरफ चल पड़ेगी, अब धमकियां मिल रही हैं। नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, ये बात समझ में आते ही छोड़ दी। मतलब हम, जिंदगी का मकसद नौकरी नहीं है, जिंदगी का मकसद पैसा नहीं है, जिंदगी का मकसद है कि जिस दिन हम जाएं उस दिन अपने परिवार के अलावा किसी को तो लगे कि गलत, मतलब ये आदमी अभी थोड़ा और रहना चाहिए था, किसी को तो लगे। बिल्कुल, वरना किसी को क्या फ़र्क पड़ी है। अभी पता लगता है कि वहाँ पुंछ में इतने सैनिक मारे गए, वहाँ हादसे में 250 आदमी मर गए, वहाँ सड़क पे इतने मर रहे हैं। आंकड़े क्या है, मैं तो आंकड़े भी देख रहा था, बल्कि ये आंकड़े मैंने लिखे हैं, ये ना देखो, मैं कमाल की बात तो ये थी उत्तरे की, मैं तो हैरान हो गया जब मैंने इन आंकड़ों को देखा कि ये देखियो, कोई इनके ऊपर बात नहीं करेगा आपको। मैंने ये रहा, हाँ, मलेरिया 2 लाख, डायबिटीज 5 लाख, किडनी से 2 लाख, कैंसर से 9 लाख डेथ्स हो रही हैं। जी जनाब, लीवर से 3 लाख, ब्रेन स्ट्रोक 7 लाख, टाइफाइड 9,000, रोड एक्सीडेंट 2 लाख, कुपोषण 10 लाख। 2 लाख रोड एक्सीडेंट? जी, 1,68,000, मतलब ये एवरेज आंकड़ा। कुपोषण से 10 लाख, आत्महत्या से 1.5 लाख, 25 लाख बच्चा तो सिर्फ इसलिए इस चीज से मरता है, गलत इलाज ना होने की वजह से और कुपोषण से। 10 लाख का आंकड़ा अखबार में छपा था, 10 लाख बच्चे इसलिए मर गए कि उनको गलत इलाज दे दिया गया था। मर्डर होते हैं 30,000, ये तो आंकड़ा वो है जो दस्तावेज में है। प्राकृतिक आपदा 60,000, फूड पॉइजनिंग 15,75,000, जबकि सब जगह यही
जो तेल है सारे खराब चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स 1100, डिप्रेशन 1 लाख, इन पे कोई नहीं बोलता। हम कम से कम इसमें शामिल नहीं होना चाहते भाई। आप बच्चों की जो रूट्स से जुड़ने की जो एजुकेशन को लेकर आप जो है वो एक कंसल्टेशन जो है वो करते हो, तो अगर कोई पेरेंट चाहता है कि हमें कंसल्ट करवाना है डॉक्टर साहब से, काउंसलिंग करवानी है, कंसल्ट करना है बच्चे के बारे में कि ये किस तरफ बच्चे का क्या टैलेंट है, देखो कुछ तो लोग उसके लिए क्या प्रोसीजर है आप तक? कुछ लोगों को ऐसा वहम है कि मैं ये बताता हूँ आपका बच्चा क्या बनेगा। मैं ऐसा नहीं बताता हूँ, मैं तभी पूछ रहा हूँ। मैं ये बताता हूँ कि आपके बच्चे को परमात्मा ने किस तरह का दिमाग दिया है और ये किस तरह का काम करके खुश रहेगा। आप प्रोफेसर नहीं बताते करने को कुछ भी नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा आपके बच्चे की ऊर्जा टांगों में है, तो जब तक इसकी टांगे चल रही हैं तब तक ये खुश रहेगा, कन्फर्म है। इसको बैठ के करने का काम दे दिया तो ये बीमार हो जाएगा। इसकी ऊर्जा जबान में है, तो जब तक ये बोलता रहेगा तो ये खुश रहेगा, ये चुप होते ही बीमार होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से हम लोग उस तरह बताते हैं। तो इसके अभी तो किताब लॉन्च होने से पहले तो इसकी 1.5 लाख फीस है अपॉइंटमेंट की, और बाद में किताब लॉन्च होने के बाद 2 लाख हो जाएगी। और इसमें कोई पेरेंट अगर चाहता है तो 9518170000 इसी पे व्हाट्सअप करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकता है। इसमें एक गारंटी देता हूँ मैं हर पेरेंट को कि आपको पेमेंट देनी पड़ती है पहले एडवांस, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगी जब तक आप काउंसलिंग करवा नहीं लोगे, तब तक नॉन रिफंडेबल है। ऐसा नहीं है कि अभी पैसे दिए फिर आप मिलने आ गए, फिर बातें करी घंटा 2 घंटा, घर चले गए, घर जा करके 2 दिन के बाद कह दिया जी अब हमें नहीं करवानी काउंसलिंग, हमारे पैसे वापस कर दो ना, अब नॉन रिफंडेबल है। आप काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग करवाकर मेरे फीडबैक फॉर्म में ये लिख दो कि ये बकवास है, ये लिख दो कि ये वर्थ नहीं है, ये लिख दो कि फीस ज्यादा है, कुछ भी लिख दो नेगेटिव कमेंट, 20,000 रुपये छोड़ के बाकी सारा पैसा ले जाओ वापस, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, हम आपको इस दिशा में काम करना कि आप उस दिशा में काम करना चाहते हो और अपने बच्चे पर काम करना चाहते हो, केवल तभी आपको हमारे आसपास आना चाहिए। वरना आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन ये है, जिसको भी ये ज़्यादा लगती हो, मेरे नीडर इंडिया चैनल पर एक प्ले लिस्ट है, टीचर्स और पेरेंट्स का ट्रेनिंग सेशन है सीजन 1। वो सीजन 1 का ट्रेनिंग की उसकी ट्रेनिंग कर लो, आपको अपना बच्चा वैसे ही समझ में आ जाएगा। मैं कभी भी इस बात के लिए प्रेफर नहीं करता कि आपको मेरे पास आना पड़े, मैं ये चाहता हूं आप समझो अपने बच्चों और अपने परिवार को, और उसके बाद आप अपने गांव पर उस पर काम करो। यदि आप अपने गांव पर काम करना चाहते हो तो आपके गांव पर काम करने के लिए इसी विद्या की टोटल ट्रेनिंग, जिसकी कीमत 10.5 लाख रुपया है, मेरी तरफ से टोटल फ्री होगी। इसकी टेक्नोलॉजी भी फ्री होगी और इस पर जितना टाइम लगेगा वो भी मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, अगर आप अपने गांव पर काम करना चाहते हो। यदि आप समाज के लिए काम करना चाहते हो तो मैं आपके लिए काम करूंगा, यदि आप अपने बच्चे के लिए काम करवाना चाहते हो तो आपको मेरे बच्चे के लिए काम करना पड़ेगा। ये सीधी सी बात इसके अंदर है, ये एनर्जी ट्रांसफर है। हाँ, ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज, बल्कि ट्रांसफर भी नहीं। आप अपनी ऊर्जा दे रहे हो, अगर मेरी ऊर्जा चाहिए तो आपको। एक सवाल रहता है सर, किसानी को लेके है, हमारे बीजों को लेके है, जो गांव में बातचीत चलती है कि आज जब किसान अपनी नई फसल बोता है तो उसे, हालांकि वही फसल उसने पिछली साल पैदा की थी, चाहे वो धान की थी, गेहूं की थी या कोई भी फसल थी, बट जब वो नेक्स्ट टाइम वही फसल खेत में बीजने जा रहा है तो उसको वही बीज मार्केट से खरीदना पड़ता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ गए हमारे जो बीज थे जो खेत में? वो मैंने बोला था, जब वो जो फेंक रहा था ना, वो जो स्टीरॉयड खिला रहा था जब आपकी ज़मीन को, तो आपकी ज़मीन बांझ हो रही थी, आपने गौर ही नहीं किया। और सिर्फ ज़मीन नहीं बांझ हो रही थी, वो फसल खाकर आपका डंगर और ढोर भी बांझ हो रहा था, आपकी गाय भी बांझ हो रही थी, आपका जो बैल है वो नपुंसक हो रहा था, आपका बच्चा भी नपुंसक हो रहा था, आपके बच्चे हो रहे थे ख़त्म। तो बीज ना केवल किसान का खतरे में है, बल्कि डंगर का, पशु का, आदमी का, सबका खतरे में है। करनाल में 2023 की रिपोर्ट है, 2025 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। 2023 में 1,38,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ है, और 1,86,000 बच्चा रोहतक जिले में पैदा हुआ है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि आदमी का बीज भी कितने खतरे में है।
और ये बीज कंट्रोल करना, पानी कंट्रोल करना, बिजली कंट्रोल करना, आपकी ज़मीन कंट्रोल करना, मूवमेंट कंट्रोल करना, आपका आपका खाद्यान्न कंट्रोल करना, आपके परिवार का नियोजन करना, ये सब कंट्रोल के हिस्से हैं जिन पर बैठकर लंबी चर्चा की ज़रूरत है, जो कि जेएसएम की ट्रेनिंग में शुरुआत होती है पहले 3 दिन से, फिर 7 दिन से, और कुछ साथी जो हमसे पिछले 4 साल से जुड़े हैं उनको हर रोज़ नई बातों का पता चल रहा है। तो इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। जिस तरह से सत्यानाश होने में 50-60 साल लगे हैं, उसी तरह से अगर इसको ठीक करना है तो कम से कम 10 या 15 साल का स्ट्रगल तो एक पीढ़ी को करना ही पड़ेगा। मुझे आपसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी थी, पर समय बहुत होगा, उसके लिए फिर कभी एक और एपिसोड हम आराम से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आप एक एक मुद्दे पर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हमारी एजुकेशन पे ट्रेनिंग 35 से 40 घंटे की है, उसके बाद हमारी जेएसएम की ट्रेनिंग होती है, वो भी 30-40 घंटे हो जाते हैं। फिर दूसरे मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो खूब चर्चा का मटेरियल है, एपिसोड वाइज एक एक सवाल को लेकर के, बल्कि जेन्युइनली देखो आप अगर सरकार के प्रो सरकार आदमी हैं, आपको लगता है कि मैं नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा हूं, तो मैं बता दूं राहुल की माँ सोनिया गांधी ने ही शुरू किया था नवीन पटनायक के साथ मिलकर पीएचएफआई का गठन। एड्स के नाम पर सारा प्रोपेगेंडा इसकी माँ ने रचा था। ये कोई परिवार या कांग्रेस इससे दूध की धुली नहीं है। बोलने की औकात जो है वो अरविंद केजरीवाल की भी नहीं है, और इसकी हिम्मत का ये माइग्रेशन का काम ममता बनर्जी भी खूब कर रही है। कोई आदमी इससे अलग नहीं है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा, समझ लेना वो मैनेज किया हुआ आदमी है। और इस खेल को समझने के लिए आप जेन्युइनली कोई सवाल अगर कमेंट बॉक्स में डालते हो तो आपका स्वागत रहेगा, और उस पर हम लोग काम भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे। बड़ी दुखद घटना है, अगर हम इंटरनेशनली अलग कंट्रीज की भी बात करें, अभी रिसेंटली जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें बहुत लोग मारे गए। इनफैक्ट एक ही 242 लोग मारे, एक ही बचा है उसमें, मुश्किल से, उसकी किस्मत अच्छी थी। और अब इसमें आप जो बता रहे हो कि वो सब पूरा जांच का हिस्सा है, ये सवालों के घेरे में है, ये शक के दायरे में कि ये एक्सीडेंट नहीं है। विपिन रावत की मौत का पता चला आपको? वो भी तो आपको एक्सीडेंट लगता था। बिल्कुल। आज तक आपको गोधरा के अपराधियों का पता नहीं चला। आज तक आपको मतलब वो पुलवामा का नहीं पता चला, पहलगाम का पता नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। कितने सारे रेल एक्सीडेंट्स हुए, वहाँ किसी का पता नहीं चला, और इसका भी पता नहीं चलेगा आपको। बहुत से भगदड़ मची, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे ये कौन है, ये जनौर सा है, एक बागेश्वर के उसमें भगदड़ मची, इधर कुंभ में बची, हजारों लोग मर गए। 22 लोगों की, पहलगाम में 22 लोगों की हत्या के ऊपर मातम मनाने वाले देश के लोग 242 लोगों की, 241 लोगों की मौत के ऊपर चुप हैं, और कोई सवाल नहीं उठा रहे कि जिम्मेदारी किसकी है। आपको लगता होगा ये हादसा, लेकिन गुप्त सूत्रों से पता चला है, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि विजय रूपाणी जो कि पंजाब का प्रभारी था, 27,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा करने वाला था, जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी फंसने वाले थे। जब ये फंसते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये बताने की मुझे किसी को ज़रूरत नहीं है। और इनके ऑनलाइन गुंडे बैठे हैं जो हर नैरेटिव को सेट करने के लिए कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं। मुझे लगता है कि हमको इस जाल से बाहर निकल करके जेन्युइनली सवाल उठाने पड़ेंगे, और अगर कोई व्यक्ति अलग एंगल से सोच रहा है तो उसका जवाब भी एविएशन मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा। किसी ना किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। ब्लैक बॉक्स की जानकारी यदि आप तक नहीं आई, ब्लैक बॉक्स है क्या? ब्लैक बॉक्स हर एक एविएशन, जो भी एविएशन का इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि आपका चाहे ड्रोन है, चाहे आपका जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, हर एक हेलीकॉप्टर के अंदर एक बिल्कुल फायर प्रूफ और एक्सीडेंट प्रूफ, जैसे मतलब फौलाद के अंदर जमा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जिसमें जो पायलट होता है और जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उस पूरे के पूरे जहाज़ के, वो सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग और उनके जो बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है परमानेंट वहाँ पर, कंप्लीट डाटा, यानी कि उस जहाज़ में क्या हुआ था, यानी कि आपके इंजन में भी कैमरास लगे होते हैं, तो कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ, ये सारा ब्लैक बॉक्स में होता है। और वो ब्लैक बॉक्स जो है वो बिल्कुल सेफ रहता है पूरा जहाज़ उड़ने के बाद भी। वो बनाया ही, डिज़ाइन इसलिए किया जाता है। तो
जब भी कोई क्रैश होता है तो ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्रैश क्यों हुआ था, उसका रीज़न क्या रहा था। तो अगर ये क्रैश षड्यंत्र नहीं है, अगर ये साजिश नहीं है, तो अगले 10 दिन के अंदर ब्लैक बॉक्स का डाटा की जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। यदि अगले 10 दिन में आपको जानकारी नहीं आई है तो ये सीधा सीधा मान लिया जाना चाहिए कि विजय रूपाणी को निपटाने के लिए ही 240 और यात्रियों और क्रू की जान ली गई है। अब यहाँ पे एक और मेजर सवाल उठता है, उस जहाज में, अब ब्लैक बॉक्स की बात हुई, विजय रूपाणी जी की बात हुई, उस जहाज में काफ़ी सारे विदेशी यात्री भी थे जो यात्रा कर रहे थे, तो उनकी भी अपनी अपनी एजेंसीज हैं, उनकी भी सीक्रेट एजेंसीज हैं, मोसाद जैसी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं बाहर भी। क्या वो इंटरनेशनल दबाव नहीं रहेगा सरकार के ऊपर? क्या वो नहीं सक्षम है इसका पता लगाने हादसे पे क्या दबाव रहेगा? वो अरे भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सबका मालिक एक, इंग्लैंड को भी कंट्रोल वही कर रही है, अमेरिका की इकोनॉमी को भी वही कर रही है, रशिया को भी वही कर रही है, आपको भी वही कर रही है, प्रधानमंत्री को भी वही कर रही है, तो इस सरकार को भी वही कर रही है। पहली बात तो वो नहीं करेंगे ऐसा कुछ। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, मान लो आपके घर में दीमक या कॉकरोच या चींटियों के कोई बॉम्बे या सांप का बिल है, आपको उसके अंदर उस सांप को मारना है, उसमें आप कुछ डाल रहे हो, कुछ जहर या पानी या तेजाब या कुछ ऐसी चीज़ डाल रहे हो जिससे उसको मारना है, उसमें और कितने जानवर मर रहे हैं, कितने अंडे रगड़े जा रहे हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपका टारगेट तो सांप मारना है ना। तो आपसे बहुत सारी बातें और करनी थी, नेक्स्ट जो है हम अगली मीटिंग में कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और आपने समय दिया इतना कीमती, देवेंद्र भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और मोर्चे की इन गतिविधियों में शामिल हुए, आपका भी